जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम में। हम पढ़ रहे थे चार्ज की दुनिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने अभी तक लेक्चर 7 कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 8। लेक्चर 7 के अंदर हमने लास्ट में कुछ सवाल दिए थे, पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे। वो सवाल अच्छा सवाल था। उस सवाल में आपको क्या बोला गया था? आपको बोला गया था ऐसे एक कोई शेप की रिंग या फिर डिस्क है, क्लियर, और यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और ये सेमी इनफाइनाइट है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है। फाइन। आपसे क्या पूछा गया कि बताइए इस लाइन चार्ज की वजह से कुछ EFI आ रहा होगा, तो इससे कुछ फ्लक्स भी आ रहा होगा, तो जो डिस्क थी इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा ये हमें बताना है। अब आइए हम कैसे करते हैं। हम बोलते हैं तो फ्लक्स के लिए हम क्या करते हैं, इस डिस्क के हर एक पॉइंट पे पहले EFI देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर थी आपके पास, और इस वाले पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट पे चले जाओ, कितनी दूरी पे, R दूरी पे, तो एक सेमी इनफाइनाइट की वजह से EFI पता है क्या आपको? यहाँ पे एक सेमी इनफाइनाइट वायर जब होती है तो EFI कैसा होता है बच्चों? एक ऊपर की तरफ होता है k लैम्डा बाय r और एक इस तरफ होता है कितना, k लैम्डा बाय r। क्लियर? तो आपने बोला सर जी इस वाली वायर की वजह से एक EFI ऊपर की तरफ k लैम्डा बाय r, बहुत बढ़िया, और एक EFI इस तरफ k लैम्डा बाय r। इतनी बात चमक रही है? अगर मैं पूछूं यार इस वाली EFI की वजह से फ्लक्स कितना आएगा, इस वाली EFI की वजह से, तो क्या आंसर आएगा उसका? 0। इस वाली EFI की वजह से कोई फ्लक्स नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए EFI ऐसा है, ये डिस्क को ऐसा मान लो ना एक बार, तो EFI ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, E और DM एंगल कितना, 0। तो आप बोलेंगे सर जी इस वाली EFI की वजह से कोई फ्लक्स आएगा नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट DA, वो डॉट अपने आप में अहमियत रखता है, और इस वाले EFI और इस वाले DA के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो उसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक। अब अगर आप यहाँ पे, तो हमें समझ में आ गया इसकी वजह से फ्लक्स आएगा, इसकी वजह से फ्लक्स नहीं आएगा, जिसको हमने काट दिया, सिर्फ इसकी वजह से लिखा। अब मैंने बोला कि जो d है, d कितना, यहां पे हम एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपको पता है ये डिस्क बनाया मैंने यहाँ पे ना, तो इस डिस्क के इस वाले पॉइंट पे EFI पता है, वो अंदर की तरफ है, बना दिया। तो इस पूरी रिंग के ऊपर जिसकी रेडियस कुछ r है, उस पे E की वैल्यू सेम है, तो मैंने लिखा यहाँ पे छोटा सा एरिया एलिमेंट पकड़ दिया, यहाँ पे ऐसे एक एरिया एलिमेंट पकड़ दिया। क्लियर? कितनी बिट्स का एरिया एलिमेंट पकड़ दिया आपने? dr बिट्स का एरिया एलिमेंट पकड़ दिया। तो आप क्या बोलेंगे, d कितना होगा, छोटा सा फ्लक्स जो आपके पास होगा, तो आप कहेंगे k लैम्डा बाय r, तो EFI हो गया। E डॉट da कितना दोस्त तेरे पास, 2 पाई r मल्टीप्लाई dr। क्लियर? अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये r से r साफ हो जाएगा, तो ये d इंटीग्रेशन के बाद में बड़ा होके क्या बनेगा, फाई बोलेंगे इसको हम, और ये कितना बनेगा, k लैम्डा, यहाँ पे 2 पाई और इंटीग्रेशन ऑफ dr। अब ये dr क्या है भाई साहब? dr सेंटर से दूरी है। तो आप देखिए अगर आप पूरे डिस्क को कवर करने बैठेंगे, तो आपकी लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके कैपिटल R तक। और अगर ऐसा होगा तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, k लैम्डा 2 पाई मल्टीप्लाई r। तो आंसर कितना आ जाएगा फ्लक्स का? दिस विल बी लैम्डा k 2 पाई r लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको आंसर बताया था, वो आंसर यही था आपके पास। क्या था आपके पास? ये 2 पाई k लैम्डा बाय r, और ये रिजल्ट हमारे पास मैच कर रहा है। तो सिंपल सा सवाल, पर आपको थोड़ा EFI देखना है, फिर आपको एलिमेंट पकड़ना है और आपको प्रोसीड करना है। अगर आपने सही किया है, बहुत बढ़िया, ठीक सवाल था। आइए हम आगे चलते। क्या कर रहे थे लास्ट वाले लेक्चर में? हम कर रहे थे गॉस लॉ की हेल्प से हम EFI निकालने की कोशिश कर रहे थे, और वो मोनोटोनल सा प्रोसेस था। बस आपको स्मार्टनेस कहां पे दिखानी थी, गॉस लॉ, मतलब जो गॉसियन सरफेस है उसे चूज करने, थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी थी। गॉसियन सरफेस कैसे चूज करना था, वो सब बातें हम कर चुके थे। लास्ट वाले लेक्चर के जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे उन्हें एक बार वापस देख लेते हैं। हमने ये बोला अगर आप स्फेरिकल शेल की वजह से EFI निकाल रहे हैं, किसकी वजह से निकाल रहा है दोस्त? स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल के अंदर कितना EFI आता है? 0, बहुत बढ़िया। और स्फेरिकल शेल के बाहर कितना आता है? दैट इज k³ r²। ठीक। फिर चलते हैं सॉलिड स्फीयर पे। अब क्या स्फीयर पूरा है, इसके अंदर चार्ज है आपके पास, तो इसके अंदर कितना EFI आएगा आपके पास? कितना EFI आएगा अंदर? बोलिए मेरे साथ, कितना आएगा? दैट इज रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट लोग भूल जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। वापस बोलते हैं एक बार, सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना EFI आया था? बोल, कितना आया था? रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर के बाहर, तो EFI कितना आया था? दैट इज k³r², जो कि मैच कर रहा है स्फेरिकल शेल से, और किससे? पॉइंट चार्ज से। तो बाहर वाला आदमी नहीं भूलता है, जो बाहर का जो EFI था, अंदर वाला भूल जाता है सॉलिड स्फीयर का, तो वो आप ढंग से याद रखिएगा। फिर हमने बात की थी, किसकी बात की थी? मैंने बोला था एक प्लेन है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन है, उसकी वजह से जो EFI आया था, वो कितना आया था आपके पास? दैट इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही आया था आपके पास। यहाँ पे ऐसे एक इनफाइनाइट प्लेन था, ऐसे दिखाया था हमने, इनफाइनाइट प्लेन इधर ऐसे इन्फिनिटी को जा रहा है,
मतलब इस तरफ भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी, सब इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे अगर आप EFI देख रहे तो कितना आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी कितना आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें खूबसूरत क्या है, इस रिजल्ट में ये खूबसूरती है भाई साहब, ये वाला जो EFI है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। मतलब इससे चाहे आप 1 मीटर दूर हो, चाहे इस इनफाइनाइट प्लेन से आप 2 मीटर दूर हो, चाहे इस इनफाइनाइट प्लेन से 3 मीटर दूर हो, डिस्टेंस के ऊपर इसके EFI आ ही नहीं रहा। मतलब ये EFI क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म EFI। इसको क्या बोलेंगे दोस्त, यूनिफॉर्म EFI, बिकॉज ये वाला EFI पॉइंट पोजीशन के साथ में बदल रहा नहीं है। तो ये इसमें खूबसूरत बात है। तो क्या क्या इसमें खूबसूरत है कि इसका EFI जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है, दैट इज यूनिफॉर्म। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुन थोड़ा, ये इनफाइनाइट प्लेन सर कैसे मिलेगा? मतलब मुझे अगर ऐसे इनफाइनाइट प्लेन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इतना बड़ा, मतलब आसमान जितना बड़ा कौन प्लेन बनाएगा यार, मतलब नहीं बना सकते सर। तो इनफाइनाइट प्लेन को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब इनफाइनाइट प्लेन, क्या ये एक इनफाइनाइट प्लेन है? मैं बोलूँ अगर मान लीजिए ये एक प्लेन है आपके पास, क्या ये एक इनफाइनाइट प्लेन है कि फाइनाइट प्लेन है? बता सकते हैं मुझे क्या है ये? मतलब अगर मान लीजिए ये प्लेन मान ले अपने, इसको ये प्लेन नहीं है वैसे, अगर आप इसको प्लेन मान ले तो आप मुझे बता सकते हैं भाई साहब इनफाइनाइट है कि इनफाइनाइट नहीं है? तो मैं क्या बोलूँगा, ये इनफाइनाइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आप जिस पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो पॉइंट कहाँ पे है। सोच के देख, अगर वो पॉइंट इसके बिल्कुल पास होता, अगर वो पॉइंट इसके बिल्कुल पास होता तो उसे ये प्लेन इनफाइनाइट लगेगा। जैसे समझ के देखिए, बोर्ड है, मैं इस बोर्ड के बिल्कुल पास चला गया, मैं ऊपर देख रहा हूँ, बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है, इधर ही बहुत दूर दिखाई दे रहा है। मेरी बात समझ में आ गया? मान लीजिए अगर आप प्लेन के बिल्कुल पास चले गए तो भाई साहब एक फाइनाइट प्लेन भी आपको किसकी तरह दिखाई देगा, इनफाइनाइट प्लेन की तरह दिखाई देगा। तो हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता है भी इनफाइनाइट कौन भी इतना आसमान जितना बड़ा प्लेन बनाएगा, ऐसा कोई नहीं बनाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब हम प्लेन के बिल्कुल पास होते हैं, जब हम प्लेन के बिल्कुल पास होते हैं तो वो किसकी तरह काम करता है, इनफाइनाइट प्लेन की तरह काम करता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये रिजल्ट हम वहीं पे यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक। और इसमें एक बात और देखने वाली है कि इसके एक ही सरफेस पे चार्ज है, जो सिग्मा चार्ज है ना वो एक ही सरफेस पे है, दोनों पे, ऐसे नहीं भी इस पे भी सिग्मा है और पीछे वाले पे भी सिग्मा है। मास्टर क्या बोल रहा है, सुन मेरी बात, ये जो रिजल्ट आया था ना यहाँ पे, जब तूने इसके अंदर चार्ज इनसाइड लिखा था, गॉसियन सरफेस अगर तूने बनाया था, तुझे कुछ याद आ रहा हो तो यहाँ पे हमने क्यू इनसाइड लिखा था सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही लिखा था आपने, इज इक्वल टू किसके बराबर, ई ए, यहाँ पे भी ई ए, बहुत बढ़िया। और यहाँ से आपके पास ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई साहब एक प्लेन की वजह से EFI का रिजल्ट प्रूव करो, ये पूछ सकता है। स्फेरिकल शेल की वजह से रिजल्ट पूछ सकता है, सॉलिड स्फीयर की वजह से पूछ सकता है, या फिर एक आपके पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है उसकी वजह से रिजल्ट पूछ सकते हैं। ये सारे रिजल्ट आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम जो सारे हमने जो लास्ट क्लास में जितने भी गीत गाए थे उसके लेके, तो भाई साहब वो जरूरी थे बिकॉज बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। मैं इस बात पे आता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मान ले यहाँ पे तेरे पास प्लेन है, ये क्या है तेरे पास प्लेन है, इसके एक ही फेस पे चार्ज है, जैसे इसी फेस पे सिग्मा चार्ज है। अगर जैसे ऐसा भी हो सकता है ना, इस प्लेन के दो फेस है, ये वाला फेस है, ये वाला फेस, इस पे भी सिग्मा हो सकता है, इस पे भी सिग्मा हो सकता है, दोनों पे भी हो सकता है। ये जो रिजल्ट है दोस्तों किसकी वजह से, जब इसके एक साइड में चार्ज है, कितना सिग्मा, क्लियर, दोनों साइड में नहीं है, ये बात आप मेंशन कर लीजिएगा। इसके एक ही फेस पे चार्ज है, कितना है वो आपके पास, सिग्मा, दोनों फेस पे चार्ज नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आइए, अब हम कुछ सवाल करते हैं इनफाइनाइट प्लेन के ना, तो हम इनफाइनाइट प्लेन के सवाल नहीं कर पाए थे, अभी हम इसे प्रोसीड करते हैं। ये एक इनफाइनाइट प्लेन है, दिख रहा है तुझे लाइन पर, इनफाइनाइट प्लेन है सर, कैसा प्लेन है, ऐसा बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, इधर बहुत बड़ा बहुत बड़ा, क्लियर। ये इनफाइनाइट प्लेन है, इस पर चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऐसे एक प्लेन है इनफाइनाइट प्लेन, इस पे है माइनस सिग्मा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको काले रंग का बना देता हूं बिकॉज ऊपर वाले ब्लैक मार्कर से बनाया, ठीक है। इनफाइनाइट प्लेन है दोनों, ठीक दोस्त। 3 पॉइंट्स है, ये पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है दोस्त बी, इस पॉइंट का नाम है सी। खटाखट तुझे निकाल के बता भाई साहब, ए पे, बी पे और सी पे EFI की नेट वैल्यू कितनी आएगी। रगड़ देगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो चाहे तो ऑर्डरली भी कर सकता है सवाल को, ठीक है। तो इसे करके बता, फिर अपने से सॉल्व करते हैं। क्या बताना है तीनों पॉइंट्स पे EFI, तो सवाल लिख लो, फाइंड आउट नेट EFI नेट एट पॉइंट्स A, B एंड C। कर सवाल को फटाफट। अभी हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं इस वाले प्लेन की वजह से यहाँ पे EFI कितना है, इस प्लेन की वजह से।
कि इस प्लेन की वजह से जो EFI आएगा वो आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ रहा होगा, ऊपर की तरफ आ रहा होगा। क्लियर? तो आपने बोला सर जी इसकी वजह से EFI ऊपर की तरफ, इस वाले प्लेन की वजह से कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चमक रहा है ये, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो इधर, इसके नीचे देखेगा तो इधर, डायरेक्शन क्लियर है ना। अगर दोस्त यहाँ पे प्लस सिग्मा है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो EFI होगा वो इस तरफ होगा, और यहाँ पे जो EFI होगा वो इस तरफ होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, तो फील करें तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस वाले की वजह से यहाँ पे EFI देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी वजह से निकाल रहे हैं। यहाँ पे इस तरफ आएगी कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया। और इसकी वजह से यहाँ पे कितना आएगा, इसी तरफ आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे तीनों पे सेम आ गया, हाँ तीनों पे सेम आ गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका EFI डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। बहुत बढ़िया। चल अब हम निकालते हैं इसकी वजह से। इसकी वजह से यहाँ पे देख तो ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा दोस्त तो यहाँ पे जब तू पॉजिटिव चार्ज रखेगा, EFI ऐसे निकालते हैं ना, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखेंगे। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे आप पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो उससे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? सिमिलरली अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो वो भी इसे इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो इसकी वजह से जो EFI आएगा वो इस तरफ आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्लियर है, इसकी वजह से EFI है ये वाला, और यहां पे भी इस तरफ आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे किस तरफ आएगा दोस्त, ऊपर की तरफ आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जो ये ब्लैक मार्कर से बनाए हैं, जो ब्लैक मार्कर से जो EFI लिखे हैं वो नीचे वाले की वजह से है, जो आपने ब्लू मार्कर से जो EFI लिखे हैं वो ऊपर वाले की वजह से है। ठीक है, ये वाला ब्लू से इसको जो दिखाया वो ब्लू वाले से दिखाया इसकी EFI, और इसकी EFI को ब्लैक से दिखाया। अब सवाल खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में। तो आप क्या बोलेंगे, EFI जो A पॉइंट पे आएगा वो कितना आएगा, EFI दैट इज 0, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अगर आप बात करेंगे EFI एट पॉइंट B तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप बात करेंगे EFI एट पॉइंट C तो वो भी कितना आएगा, 0। तो सवाल गया। सवाल सिंपल था, हो गया ये सवाल। अब आइए आप इसको छाप लीजिए। पर दोस्त जो ये रिजल्ट्स मैंने लास्ट क्लास में गाए थे वो थोड़ा बोरिंग आपको लग सकते हैं, मोनोटोनस लग सकते हैं, पर वो इंपॉर्टेंट थे, आपको ढंग से उन्हें करके दिखना है। इसको छाप लीजिए, फिर आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल क्या है आपके पास, सवाल में बोला गया है ये एक सॉलिड स्फीयर था, ये जो ब्लू मार्कर से बना रखा है ये क्या आपके पास सॉलिड स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास r। इसमें से ये वाला छोटा पोर्शन कट कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास r बाय 2। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, और आपको A और B पॉइंट के ऊपर EFI निकालना है, ये सवाल में बोला गया। सवाल आप पढ़ लीजिए। फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज डेंसिटी रो, ए स्फीयर ऑफ रेडियस r by 2 इज कट एज शोन इन फिगर, फाइंड आउट EFI एट पॉइंट A एंड B ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। तो आपने जो कट होने वाला जो रिमेनिंग पोर्शन बचा होगा उसकी वजह से A पॉइंट पर B पॉइंट पे EFI की वैल्यू कितनी आएगी ये हमें निकालना है। तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए और ये सॉल्व होना चाहिए, अच्छा सवाल है। किया जाए सवाल। तो यार इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, अगर आपने नहीं किया तो आप पॉज करके बस सवाल कर लीजिए, फिर मैं इसको शुरू कर देता हूं। इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो हमें अगर A पॉइंट पे EFI निकालना है तो मुझे पता है इस पूरे में से इतना पार्ट कट कर दिया गया, तो कितना पार्ट बचा दोस्त, इतना पार्ट बचा मेरे पास, इतना पार्ट बचा। ये डिस्क नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है, लगता डिस्क है बिकॉज बोर्ड पे स्फीयर भी ऐसा ही बनता है। तो ये आपको रिमेनिंग पोर्शन की वजह से यहाँ पे EFI बताना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम EFI निकालेंगे A पॉइंट पे, किसकी वजह से, कंप्लीट की वजह से। फिर क्या निकालेंगे, जो पोर्शन आपने कट किया उसकी वजह से EFI निकालेंगे, और दोनों को आप क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो मैंने बोला EFI जो पॉइंट A पे जो नेट होगा वो किस किस की वजह से होगा, EFI एट पॉइंट A ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, CS मतलब क्या है दोस्त, कंप्लीट स्फीयर, माइनस E ड्यू टू E एट A ड्यू टू कट स्फीयर, जो आपने स्फीयर कट किया है, जो आपने कट किया है, कट जो आपने स्फीयर किया उसकी वजह से, और ये आपका कंप्लीट है, दिस इज कंप्लीट, ये कंप्लीट स्फीयर की वजह से और ये कट पोर्शन की वजह से। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं, तो सवाल खत्म हो गया। बहुत इजी है A पॉइंट पे इस वाले स्फीयर की वजह से निकालना। क्यों, क्योंकि आप इसके बाहर हैं, और अगर आप इसके बाहर हैं तो यहाँ पे अगर आप जो आप लिखेंगे A पे कंप्लीट की वजह से वो आएगा क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो रो की फॉर्म में बाद में कन्वर्ट कर देंगे। KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी हो गया आपके सेंटर से 2r ना, तो कितना आ गया 4r स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक। फिर माइनस ये पूरे की वजह से हो गया। अब इसकी वजह से हमें निकालना है, इसकी वजह से
इसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे तो आप इस वाले स्फीयर के भी बाहर हैं। अगर आप इस वाले स्फीयर के बाहर है तो इसके लिए क्या लेंगे, के क्यू। अच्छा एक बात बताया, इस पे पूरे पे चार्ज अगर क्यू मानेंगे तो इसकी वजह इस पे भी क्यू थोड़ी आएगा, इस पे तो अलग आएगा ना। आपको पता है कि हमने पूरे पे माना क्यू, तो क्यू किसके बराबर हुआ, रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। सही है ये बात। और अगर आप इसके ऊपर देख रहे हो इस पे चार्ज कितना होगा, कुछ क्यू डैश होगा, वो कितना होगा, रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई। इसकी रेडियस कितनी है दोस्त तेरे पास, दैट इज r/2। आर क्यूब करेगा तो कितना बनेगा, r³/8। अरे समझ में आ रही है मेरी बात। मतलब अगर आपने इस पूरे स्फीयर पे चार्ज क्यू माना है तो जिस पोर्शन को आप कट कर रहे हैं उस पे चार्ज बचा होगा, वो कितना बचा होगा, q/8 बचा होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, kq/8। के क्यू आ गया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा आर की वैल्यू कितनी है, 3r/2, तो आपने कर दिया 3r/2 का होल स्क्वायर। तो जल्दी से देख, कोई डाउट तो नहीं है हमें। हमने क्या किया, हमने माना कि इस वाले पॉइंट पे EFI निकालने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, इस पूरे पोर्शन की वजह से यहाँ पे EFI निकाला। तो कितना है आपके पास, दैट इज kq/ दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है 2r, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4r²। सही। फिर आपने इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे निकाला। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बोलता है, पहले एक की वजह से निकाल लो, फिर दोनों दूसरी वजह से निकाल लो, और दोनों को माइनस कर लो। फाइन। तो आपने यहाँ पे इसकी वजह से निकाला, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा आपके पास। तो अगर आपने इस पूरे पे चार्ज क्यू माना है तो इस पे कितना आएगा, दैट इज रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई r³/8। तो कितना चार्ज आ गया आपके पास, q/8। तो मैंने कहा kq/8 और r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है तेरे पास, 3r/2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब आप इसे प्रोसीड कर लीजिए। ठीक है, तो हमने इसको प्रोसीड किया, तो देखते हैं यहाँ पे कितना बनेगा। तो kq/r² को बाहर निकाल लिया आपने, या 1/4 माइनस यहाँ पे जो नंबर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा आपके पास, दैट इज ऊपर तो बच रहा होगा आपके पास 4 चला गया ना, इसका 4 ऊपर चला गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो 4 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, और अगर आप 4 से कट करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1/2। इतना क्लियर है। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, kq डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आप एलसीएम उठा लीजिए, कितना आएगा आपके पास एलसीएम, दैट इज 9 × 4 एलसीएम आ गया। और यहाँ पे देखेंगे तो 9 आ गया आपके पास, ये 2 आ गया, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपके पास, 7/36 kq डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये चमका, ये आसान था या टफ था, आसान था। हमने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया। वो क्या होता है, अगर मान लीजिए कभी को दो पोर्शन की वजह से पूछा हो या फिर एक पोर्शन को कट करके पूछा हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले एक पोर्शन की वजह से निकालिए, फिर दूसरे पोर्शन की वजह से निकालिए, और अगर दूसरे पोर्शन कट किया तो माइनस कर दो, और अगर दूसरे को ऐड किया है तो ऐड कर दो। ये सवाल खत्म हो गया आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, बी पॉइंट पे भी EFI पूछ रहा है। अच्छा, इस Q को रो की टर्म में पुट कर सकते हैं ना, Q को रो की टर्म में कितना लिखेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब आपसे पूछा गया बी पॉइंट पे EFI। अगर आप बी पॉइंट पे EFI निकालेंगे तो अब देख वापिस वही करते हैं। सबसे पहले हम पूरे की वजह से निकालते हैं बी पॉइंट पे। पूरे की वजह से बी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, अगर आप पूरे की वजह से बी पॉइंट पे निकालने जाएंगे कंप्लीट की वजह से, तो मैंने बोला E ड्यू टू कंप्लीट माइनस E ड्यू टू कट, तो EB जो आपके पास कंप्लीट की वजह से आएगा वो कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए, आप इस सॉलिड स्फीयर के अंदर हैं, और अगर आप सॉलिड स्फीयर के अंदर होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है आपके पास, दैट इज रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आएगा, रो r की जगह कितना आएगा, r/2 रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बन गया आपके पास। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना आता है, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो r की जगह कितना है, डिस्टेंस सेंटर से r/2 डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस कट पोर्शन की वजह से कितना। अगर मैं आपको बोलूं इस वाले स्फीयर की वजह से, सिर्फ ये जो पोर्शन हम कट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर जो स्फीयर था उसकी वजह सेंटर पे EFI कितना आएगा, तो वो भी हो जाएगा, दैट इज रो पर r कितना होगा उसके लिए 0 डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ आ रही है। कट पोर्शन कुछ ऐसा है ना जिसके सेंटर पे कितना आएगा, 0 आएगा। फॉर्मूला आता है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो इसके सेंटर से इसकी दूरी कितनी, 0। इज इट क्लियर। तो यहां से अगर आप EB निकालने जाएंगे दोस्त, तो EB कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी रो r/6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो सवाल थे एक सवाल के अंदर ही, और दोनों सवाल आपके पास हो गए। आप इसको छापिए, फिर अपने आगे चलते हैं। अभी हम एक बेहतरीन सवाल कर रहे हैं। मान लीजिए कभी लेवल को टफ करना रहा सॉलिड स्फीयर के अंदर, तो इस सवाल के अलावा कोई बेटर सवाल नहीं बनता।
ये सवाल अच्छा है, इसमें कई के रिजल्ट इतने सरप्राइजिंग है जो हमें लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, पर वैसा हो जाता है। सवाल में क्या है आपके पास में, सवाल उसी तरीके का जो हमने पहले किया था। इस सवाल के अंदर आपके पास में क्या बोला गया, आपके पास में एक स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर में से ये वाला स्फीयर कट कर लिया है ऐसे, इस सॉलिड स्फीयर में से, सॉलिड स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी आपके पास कुछ रो है सवाल में। इस सॉलिड स्फीयर के अंदर से आपने छोटा स्फीयर को कट कर लिया, और रेडियस की जरूरत नहीं है, फिर भी आपका मन करे रेडियस दे दो तो आपने दे देते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसकी रेडियस कुछ a मान लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी मान लीजिए, कुछ b मान लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सवाल में आपको क्या बोला गया, फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ए स्मॉल स्फीयर इज कट एज शोन इन फिगर, फाइंड आउट EFI एट पॉइंट O। ये बीच का कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसमें EFI बताना है। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, आपके पास ये लाइन जॉइनिंग थी, एक यहाँ पे था और एक इसके सेंटर पे था, तो वो आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से किया था। ये भी वैसे ही करना है आपको, O पॉइंट के ऊपर EFI आपको निकाल के बताना है। क्या आप कर सकते हैं? आपको लगता है ये सवाल आसान है? अगर आपको लग रहा है आसान है तो बहुत बढ़िया, आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, पर जो इसके रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आते हैं, और वो आपको याद रखने चाहिए वो रिजल्ट, या फिर आपके दिमाग में इस सवाल की पिक्चर सेट हो जानी चाहिए जैसे फॉर्मूले की होती है। आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा इस सवाल को करने में। आई होप आपने कर लिया होगा सवाल। हम इसे प्रोसीड करते हैं। सवाल को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना सवाल का डायग्राम यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ बड़ा स्फीयर बनाया है ऐसे, ठीक, इस स्फीयर में से यहाँ पे ऐसे एक स्फीयर आपने कट कर रखा है ऐसे, बहुत बढ़िया। हमें क्या बोला गया, यहाँ पे कोई पॉइंट है O, इस वाले पॉइंट पे EFI निकालना है। तो मैंने बोला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ। मैंने बोला, फिर लोग बोलते सर क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो मैंने बोला अगर आपको दो का इफेक्ट देखना है, मतलब मान लीजिए आपके पास एक में एक चीज को जोड़ दिया या फिर घटा दिया, तो पहले आप क्या कीजिए, इंडिविजुअल दोनों की वजह से EFI निकालिए और फिर आप उनको ऐड या सेपरेट कर लीजिए। तो मुझे बोला गया इस वाले पॉइंट पे निकालना है, O पॉइंट पे, तो मैंने बोला सबसे पहले इसकी वजह से निकालता हूं, इस बड़े स्फीयर की वजह से। जब ये कंप्लीट था, सवाल में जैसे कट कर दिया, तो अब बचे हुए पोर्शन की वजह से निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस कंप्लीट पोर्शन की वजह से यहाँ पे EFI निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे EFI का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है दोस्त, यहाँ पे KQ/R² रहेगा, ρ/3ε0r रहेगा, कौन सा लगना चाहिए यहाँ पे? हमें पता है सर आप अंदर हैं तो कौन सा रहेगा, दैट इज ρ/3ε0r। तो आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे जो EFI आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, इधर ऐसे ही आता है, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है। कितना आता है, दैट इज ρ/3ε0r। सर जी R क्या है, R सेंटर से जिस पॉइंट पे EFI निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस है। तो यार वो तो नहीं बताया, तो हमने क्या करा, हमने इसको खुद का नाम दे दिया, क्या, x। मैंने बोला x है, तो आपने इसको लिख दिया x, और वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो x की डायरेक्शन में है ना ये आपके पास, x कैप लिख दीजिए आप इसे, मतलब x की मतलब डायरेक्शन क्या है आपके इसी डायरेक्शन के अंदर है आपके पास। तो ये तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मल्टीप्लाई x कैप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ρ/3ε0 x वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें, ये मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको x कैप की डायरेक्शन लिखा, तो ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई x कैप, तो x वेक्टर बन गया। ठीक, ये आ गया आपके पास E1 क्या है आपके पास, EFI किसकी वजह से, ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें छोटे वाले पोर्शन की वजह से यहाँ पे EFI निकालते हैं। तो वो किस तरफ आएगा आपके पास, वो यहाँ पे कुछ ऐसा करके कुछ ऐसा आएगा E2, बहुत बढ़िया। यार इसके लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा, इसके लिए भी अगर आप देखें, इस छोटे स्फीयर के भी आप अंदर ही हैं, तो अगर आप निकालेंगे इस वाले पॉइंट पे EFI छोटे स्फीयर की वजह से, तो वापस आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कितना यूज करना पड़ेगा, ρ/3ε0r। r ये डिस्टेंस है, इसका नाम हम लिख देते हैं y, तो ये क्या बन जाएगा, y वेक्टर। एक्चुअल में आपसे y फिर मल्टीप्लाई y कैप, तो एक्चुअल y वेक्टर बन जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, अगर आपने दो को मतलब इस पूरे में से इसको घटाया है, तो पहले पूरे की वजह से EFI लिखिए, मैंने कहा लिख दिया, फिर दूसरे वाले की वजह से जो EFI आया उसको घटा दीजिए। तो पहले तो E2 लिख देते हैं, E2 क्या है आपके पास, EFI ड्यू टू कटेड पोर्शन, जो पोर्शन आपने कट, ड्यू टू कट पोर्शन, जो पोर्शन आपने कट किया है
उसकी वजह से EFI। और ई नेट कितना आएगा आपके पास, ई नेट जो आएगा वो आएगा आपके पास E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ऐसे है ना, EFI एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं इसमें से ये वाली क्वांटिटी घटा दो, E1 में से E2 घटा दो, तो दो सीधा तो नहीं घटेगा ना, बिकॉज EFI क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर घटाने का स्पेशल तरीका होता है। तो एक्चुअल में तो अगर आप मैथमेटिकली करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत है, बिकॉज ये एंगल पता होना चाहिए, ये बिना एंगल के किसको किया जा सकता नहीं, ये दिक्कत है ना भाई। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, E1 भी E1 ऐसा था, E2 ऐसा था, तो आपने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया, काम बन गया। इससे पहले वाला जो सवाल था आपके पास, उसमें आप देखिए EFI की डायरेक्शन एक ही लाइन के अलोंग थी, एक बार इधर थी एक बार इधर, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया। पर इस वाले पॉइंट पे ऐसा नहीं है, तो आपको वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा। तो आपने बोला तो ई नेट आएगा आपके पास, तो E1 को लिखा मैंने, ये E1 कैसा है, दिस इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स वेक्टर माइनस E2 कितना है दोस्त तेरे पास, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट वाई वेक्टर। अब एक चीज देख, एक्स वेक्टर माइनस ये ई नेट कितना बना, ई नेट बना रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर। आंखें खोल के देख, एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर आएगा तेरे पास रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2। चमका नहीं क्या ये लोगों को चमकता नहीं है भाई कि एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर C1 C2 वेक्टर कैसे है, देख सिंपल तो है। एक्स वेक्टर कैसा है तेरे पास, ये है ना एक्स वेक्टर, दिस वन इज एक्स वेक्टर, ओके, एंड दिस टू इज एक्स वाई वेक्टर। तो आप सोच के देखिए, एक्स वेक्टर में कौन जोड़ना है, माइनस वाई वेक्टर जोड़ना है, तो वाई वेक्टर ये वाला है, और माइनस वाई वेक्टर क्या हो, जस्ट इसका उल्टा। तो सोच के देख, एक्स वेक्टर ऐसा था, ये क्या दोस्त तेरे पास एक्स वेक्टर, इसमें क्या जोड़ दिया, माइनस वाई वेक्टर, तो ऐसा करके कुछ जोड़ा, यहाँ पे माइनस वाई वेक्टर जोड़ दिया, तो ये कौन सा वेक्टर बन गया तेरे पास, दिस इज C1 C2, ये तो बना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल C1 C2। मेरी बात समझ में आ रही है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, रो बाय 3 एप्सिलॉन C1 C2। और ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, ये वाला स्टेप, कि इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसका जो जवाब आ गया वो ये इसका आंसर होगा। अब हम ये समझते हैं सर पहले बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत क्या खूबसूरत है इसमें, मुझे तो कुछ खूबसूरत नहीं दिखाई दे रहा। देख इसके अंदर जो EFI आया इस वाले O पॉइंट पे, ये पहली बात तो डिपेंड नहीं किया कि x की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू कितनी, उस पर डिपेंड ही नहीं किया, सिर्फ किस पे डिपेंड किया, C1 C2। और ये C1 C2 क्या था, ये था C1 C2, ये और वेक्टर C1 C2। ऐसे है ना, x वेक्टर माइनस y वेक्टर किसके बराबर आएगा, C1 C2 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आप EFI देखेंगे, सुनना मेरी बात, कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आप EFI देखेंगे तो वो EFI ए की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, बिकॉज वो तो डिपेंड ही नहीं करना एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है। मतलब इस कैविटी के अंदर हर एक पॉइंट पे जो EFI है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, और वो कितना है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2। C1 C2 सेंटर वाला वेक्टर हो गया, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो हमने यहां पे लिखा क्या, अच्छी बात जो हमें यहां पे इस सवाल में लगी, अच्छी बात, वो अच्छी बात क्या है आपके पास, वो ये है कि इसकी कैविटी जो आपके पास में है, कैविटी में EFI इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म। और इसको यूनिफॉर्म को थोड़ा समझाता हूं कैसे यूनिफॉर्म है ये। मतलब यहां पे कैविटी है ना, तो इस वाले पॉइंट पे जो EFI है वो कितना है, मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ही आपके पास, दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन C1 C2। डायरेक्शन भी फिक्स है, डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में, C1 C2 की डायरेक्शन में। C1 C2 है ना, तो हर एक पॉइंट पे जो EFI होगी वो C1 C2 के पैरेलल होगी, जो हर एक पॉइंट पे EFI होगा किसकी पैरेलल होगा, C1 C2 के पैरेलल होगा। मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही मैग्नीट्यूड का EFI यहां पे आपके पास आएगा। जेई में कई बार इसके रिगार्डिंग सवाल पूछ लिया, और नीट में भी आपको इसका सवाल दिखाई दे सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जेई में 2 बार इस सवाल को पूछा गया, कभी भी हमारा टफनेस लेवल बढ़ाना होगा, नीट में भी ऐसा सवाल आ सकता है, तो आप इस सवाल को अच्छे से कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं चमकता, आप थोड़ा टाइम दीजिएगा इसके ऊपर, खुद थोड़ा अटेम्प्ट कीजिएगा, आप लिख के देखिए दिक्कत कैसे, पहले वाला सवाल और ये सवाल डिफरेंट क्यों है, बिकॉज पहले वाले सवाल में E1 और E2 सेम डायरेक्शन में थे, तो आपको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने में दिक्कत नहीं थी। अब की बात दोनों डायरेक्शन डिफरेंट, तो आपको वेक्टर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वेक्टर से करना है, वेक्टर से करना है। इसको क्या खतरा मेंशन कर दीजिए, कई बार लोग सीधा घटा देते हैं, सीधा नहीं घटा सकता भाई, तीर है, इसकी कुछ इज्जत करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई, तो ये सवाल कंप्लीट होता है, आप इसको छाप लीजिए। तो बच्चों जो हम EFI निकाल रहे थे, हमने कई शेप्स के EFI निकाल लिए थे, एक बार हम रिवाइज कर रहे थे। हम सर पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था, EFI कितना आता है, KQ/R²। फिर आप बताइए स्फेरिकल शेल के अंदर कितना EFI आता है, आपको बताना कितना आता है स्फेरिकल शेल के अंदर, बोलिए 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 कितना आता है, अंदर कितना आता है आपके पास, स्फेरिकल शेल के अंदर आता है 0, बहुत बढ़िया। और बाहर कितना आता है आपके पास,
बोलना है आपको, बिना बोले आपको ये एक्सप्रेशन याद नहीं होंगे। स्फेरिकल शेल के बाहर कितना आता है आपके पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, अगर आप सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना आता है, कितना आता है ये फाई सॉलिड स्फीयर के अंदर, बोलिए मेरे साथ कितना आता है, दैट इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये रिजल्ट, ये लोग भूल जाते हैं तो दिमाग में रखिएगा, क्या सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना ये आता है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप बात करेंगे सॉलिड स्फीयर के बाहर, दैट इज अगेन के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर, तीनों में बाहर जो ये आता है वो क्या आता है आपके पास, सेम आता है। फिर हमने बात किया था इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन की, याद है आपको, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन के अंदर EFI कितना लिखा था हमने, सॉरी इनफाइनाइट लॉन्ग जो शीट था आपके पास में, अगर उसके एक सरफेस पे चार्ज सिग्मा है तो जो EFI आता है वो कितना आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट में क्या खूबसूरत था, इस रिजल्ट में ये खूबसूरत था कि वो किस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। उसी सीरीज में बस 2 रिजल्ट्स और हैं, आपको डेरिवेशन टाइप थोड़ा लग सकता है वैसे क्या मोनोटोनस हो रहा है, पर 2 रिजल्ट्स और हैं और ये कई बार पूछ लेता है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपसे क्या पूछा गया, आपको बोला गया EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल, एक शेल की वजह से EFI कितना आएगा। तो मैंने बोला यार 2 पॉइंट्स पे निकालना पड़ेगा, एक बार तो अंदर निकालना पड़ेगा और एक बार आपको बाहर निकालना पड़ेगा, यही करना है ना हमें। सबसे पहले हम कर रहे हैं व्हेन R is less than R, मतलब इसकी रेडियस कुछ R मान लिया और हम जो EFI निकाल रहे हैं वो इसके अंदर निकाल रहे हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक। अब आप ये बताइए कैसा क्वेश्चन सरफेस पकड़ा जाए, कैसा क्वेश्चन सरफेस पकड़ा जाए तो आपको चमकेगा, कैसा कैसा क्वेश्चन सरफेस होना चाहिए दोस्त, दिस शुड बी सिलेंड्रिकल। हमने सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस बना दिया, चमक रही है ये वाली बात, सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस बना दिया। दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस, कैसी शेप है इसकी, सिलेंड्रिकल है इसकी शेप, और R क्या है आपके पास, R इज लेस देन R, R इज लेस देन R। क्लियर, अगर आप इसके लिए करके देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ये बताइए, ये जो गॉसियन सरफेस आपने माना इसके अंदर चार्ज कितना है, चार्ज 0 है। क्यों है सर चार्ज 0, बिकॉज इसके अंदर आप आ गए ना, इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये आइटम Q इनसाइड कितना हो गया तेरे पास, 0 हो गया। और अगर तेरे पास Q इनसाइड 0 हो गया और तुझे पता है इसके अंदर जो EFI है, EFI वो हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए, बिकॉज सिमेट्रिक डिस्टेंस है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है तो डिस्टेंस सिलेंडर है, आप मतलब जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिक है, तो आप क्या बोलेंगे, E को बाहर निकाला जा सकता है, डॉट ds इज इक्वल टू 0, तो E की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब एक स्फेरिकल सॉरी एक सिलेंड्रिकल जो शेल होगी आपके पास में उसके अंदर EFI कितना आएगा, 0। हम इस सिलेंड्रिकल शेल पे कुछ सिग्मा मान लेते हैं, तो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है शेल, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ऐसा शेल है, मान लीजिए ये ऐसे शेल रहता है ऐसे, क्लियर, एक पेज से बना लेते हैं हम, ऐसा रहता है शेल आपके पास, सिलेंड्रिकल शेल ऐसा रहता है, ठीक है, अंदर से खोखला है आप देखिए, और इसके सरफेस पे चार्ज है, सिर्फ यहाँ पे सरफेस पे चार्ज है। तो चार्ज के सरफेस पे दोस्त हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो गॉसियन सरफेस माना, इस सिलेंडर के अंदर छोटा सिलेंडर माना, तो उसके अंदर Q इनसाइड कितना है, 0, क्योंकि सर Q तो सिर्फ सरफेस के ऊपर है। तो ये हो गया, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब हम चलते हैं भाई साहब कहां पे, सेकंड वाले केस में, कब, व्हेन R इज ग्रेटर देन R। अगर R आपके पास में बड़ा होगा इसकी रेडियस से, तब आप गॉसियन सरफेस कैसा मानेंगे, तब अगेन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं, हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है बच्चों, ये हमने गॉसियन सरफेस मान लिया। दिस इज गॉसियन सरफेस, कौन से केस में, व्हेन R इज ग्रेटर देन n, व्हेन R इज ग्रेटर देन R। अब आइए इस सेंटर की जो हाइट मान लेते हैं वो कुछ h मान लेते हैं, इसकी जो सेंटर से दूरी मान लेते हैं वो कुछ r मान लेते हैं, क्लियर। अब आप ये बताइए, अगर आपको मैं ऐसे बोलूं कि एक सिलेंड्रिकल चार्ज है, सिलेंड्रिकल ऐसे शेल है आपके पास, ठीक है, और ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, इसकी फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, इसकी फील्ड लाइंस क्या, यहां पे जो EFI होगा वो कैसा होगा, ऊपर नीचे या सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में। यहाँ पे जो EFI होगा किसी पॉइंट पे वो इधर ही होगा या ऊपर नीचे भी हो सकता है, सर सिर्फ इधर होगा। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट है जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो ऊपर वाला नीचे वाले आपस में क्या करते हैं, कैंसिल आउट, सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में EFI होगा। अगर हमें ये बात चमक गई, इसे जो EFI होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, EFI विल बी इन रेडियल डायरेक्शन
अगर आपको ये वाली बात चमक गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने गॉसियन सरफेस माना, जो बाहर वाला जो गॉसियन सरफेस माना वो तो सिलेंडर है ना। और ये बताइए ओपन सिलेंडर है क्लोज सिलेंडर है? सर क्लोज सिलेंडर है। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस हमेशा क्या होता है 3D क्लोज्ड बॉडी। तो आप क्या बोलेंगे सर जी ये जो सिलेंडर माना वो क्लोज्ड है, और अगर वो दो सिलेंडर क्लोज्ड है आपके पास में तो आपको इससे भी तो फ्लक्स लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले ढक्कन से और नीचे वाले ढक्कन से, दोनों से फ्लक्स लिखना पड़ेगा। पर आपको समझ में आएगा जो ये प्लेन सरफेस है, कौन से वाले, जैसे मान लो ये अगर गॉसियन सरफेस होता, इसको अगर आप गॉसियन सरफेस मानते तो ये भी तो है ना, ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस और ये कर्व सरफेस, तो मैं बोलूं इस प्लेन सरफेस से फ्लक्स जीरो। सर जी कैसे? अरे दोस्त वो इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है तो यहाँ पे जो डीए वेक्टर होगा, इस सिलेंडर पे डीए वेक्टर लिखना आता है क्या आपको? जैसे मान लो इस बोतल को पकड़ते हैं अपने, तो यहाँ वाले पॉइंट्स पे तो एरिया के परपेंडिकुलर, और ऊपर वाले पे क्या इस तरफ, समझ में आ रहा है? ऐसे नीचे क्या इसके परपेंडिकुलर, समझ में आ रही है मेरी बात? और यहाँ पे ऐसे रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इस वाले एरिया के परपेंडिकुलर है, तो भाई साहब इस वाले प्लेन सरफेस से नीचे वाले प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स जा रहा नहीं है। तो अगर आपको आप इतनी बात चमक जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, हम पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके अंदर क्यू इनसाइड निकालना है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है क्यू इनसाइड? तो सर जी आप देखिए इतना सेंटर का पार्ट आ गया, इतना सेंटर का पार्ट इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। तो मैंने क्या बोला, इसके जो क्यू इनसाइड होगा सिग्मा मल्टीप्लाई जो सिलेंडर का पार्ट गॉसियन सरफेस के अंदर आया, तो वो कितना आया गॉसियन सरफेस के अंदर? इज 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच, क्लियर, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब आप ये देखिए सर जी यहां पे जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स आपने लिखा E डॉट ds किस किस की वजह से लिखा हमने? एक तो लिखा प्लेन सरफेस, एक लिखा प्लेन सरफेस प्लस E डॉट ds दोस्त किसकी वजह से? ये वाला हो गया कर्व्ड सरफेस। क्लियर? इसको पूरा लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस। तो किसके बराबर आया? सिग्मा 2 पाई आर एच बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या बोलेंगे सर जी इससे फ्लक्स की वैल्यू जीरो। भाई साहब क्यों? क्योंकि यहां पे जो थीटा है वो 90 डिग्री। सर थीटा क्या है? थीटा E और ds के बीच में एंगल है। सिर्फ कर्व सरफेस से फ्लक्स आएगा, और आप देखिए कर्व सरफेस की जो दूरी है इससे वो सेम है, तो कितना आएगा आपके पास? E मल्टीप्लाई 2 पाई आर, E मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये किसके बराबर आ गया आपके पास? सिग्मा 2 पाई आर एच डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, तो भाई साहब E की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे जो E आया आपके पास, दिस विल बी सिग्मा आर एच डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे स्मॉल आर। ये EFI आ गया किसकी? अच्छा H कट रहा है क्या? सॉरी यहाँ पे क्या लिखा आपने? E डॉट ds ना, तो इस कर्व सरफेस का जो गॉसियन सरफेस का एरिया है वो कितना बना? 2 पाई आर मल्टीप्लाई h ना, तो एक h रह गया, सॉरी यहाँ पे एक h आएगा, h से h साफ हो जाएगा, तो ऐसा एक्सप्रेशन आ गया आपके पास कितना? सिग्मा r डिवाइड बाय स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट। चमक रही है ये वाली बात? तो ये आपने EFI निकाल दिया। तो यार ये अगर मैं ना करवाऊं तब भी आप मुझसे कर सकते हैं, बिकॉज जो तरीका था वो हम सीख चुके थे पहले। क्लियर? तो आप ये वाला आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपने एक और EFI बचा हुआ है, किसकी वजह से? EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंड्रिकल शेल था ना, तो हम बोलेंगे सॉलिड सिलेंडर। तो वो आप कर पाएंगे क्या? वो खुद से करवाने की जरूरत है? ठीक है मैं करवा देता हूं ना एक बार। अच्छा इसमें एक और किसी खूबसूरती है इस रिजल्ट के अंदर, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। रुकिए एक बार, पहले आप इसको छाप लीजिए फिर अपने आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी जो हमने रिजल्ट निकाला था ER का, वो रिजल्ट कितना आया था आपके पास में? ये सिलेंड्रिकल शेल की वजह से जो रिजल्ट आया था वो आया था सिग्मा कैपिटल R डिवाइड बाय स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट से याद करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये एक्चुअली 2k लैम्डा बाय r के बराबर है। ये किसके बराबर है? 2k लैम्डा बाय r। देखिए ये भी तो एक इनफिनिट लाइन चार्ज है, एक इनफिनिट लाइन चार्ज है। बाहर अगर आप आके देखेंगे तो जैसी फील्ड लाइन एक लाइन चार्ज की वजह से आती है। कैसी आती है लाइन चार्ज की वजह से? सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में होता है इनफिनिट लाइन चार्ज की वजह से, ऐसे रेडियल डायरेक्शन में आ रही थी। बाहर जाके देखेंगे तो एक शेल की वजह से भी तो वैसे ही बन रही है ना, अंदर नहीं है बस। तो हम तो बाहर वाले पॉइंट पे EFI की बात कर रहे हैं, तो बाहर जैसा EFI शेल की वजह से आएगा वही वैसे एक लाइन चार्ज की वजह से आएगा। तो मतलब ये 2k लैम्डा बाय r के बराबर है। सर मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, आजा मैं तो दिखाता हूं कैसे। ये लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो 2k
इसके 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, 1 मीटर पे कितना चार्ज है, तो क्या लिखेगा, दैट इज सिग्मा मल्टीप्लाई 2 पाई आर, आर की जगह स्मॉल आर कर दे, और एच की वैल्यू कितनी हुई तेरे पास, 1 आर। भाई हम क्या लिख रहे हैं, 2 के लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, जिसकी रेडियस कुछ कैपिटल आर है, तो कितना चार्ज है इस पे, तो एरिया सिग्मा में एरिया मल्टीप्लाई किया, एरिया कितना आपके पास 2 पाई आर मल्टीप्लाई 1 मीटर सिग्मा, ठीक है, डिवाइड बाय स्मॉल आर कर दे। अब देख यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर, मैं क्या दिखा रहा हूं, मैं तो ये दिखा रहा हूं ये रिजल्ट 2 के लैम्डा बाय आर के बराबर ही है। यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसकी निकालना चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितना है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो 1 मीटर पे देखा तो सिग्मा मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। अब आप सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आया 4, मैं दिखाता हूँ देखते करके, 4 पाई, ये इन दोनों में 4 पाई लिख दिया आपने, ठीक है, के का वैल्यू कितनी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 4 पाई, ये के की वैल्यू होगी, यहाँ पे कितना आ गया सिग्मा आर बाय स्मॉल आर, ये साफ हो गया आपके पास, तो रिजल्ट वही आ गया सिग्मा आर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये बात चमक रही है। तो इसके बाहर जो EFI आता है वो 2 के लैम्डा बाय आर ही आता है, पर उसको अलग फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे लैम्डा को अगर आप वापस कन्वर्ट करेंगे तो वही रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अंदर तो जीरो आता है ना। अब अगर आपके पास जो इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल रहेगा हमारे पास, इसको आप छाप लीजिए, इसको अपने मिटा लेते हैं, फिर अपने लास्ट टॉपिक बच गया आपके पास में, वो है सॉलिड स्फीयर की वजह से, सॉरी सॉलिड सिलेंडर की वजह से कितना EFI आ रहा है। तो सेम प्रोसेस है, आपको मैं आपको रिजल्ट दिखवा देता हूं और आपको वो खुद से करके देखना है। मैं इसको मिटा रहा हूं, हम हेडिंग बदल देते हैं, हेडिंग नई हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हम हेडिंग डालते हैं, EFI ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, और इसमें क्या है, चार्ज डेंसिटी कितनी है आपके पास, रो है। आपको दो केस में EFI निकालना है दोस्त, कौन कौन से केस में, पहला केस E व्हेन R इज लेस देन R। अब की बार अंदर जीरो आएगा क्या, अब की बार अंदर जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज क्यों, अंदर Q इनसाइड जीरो नहीं है। सेकंड बात E व्हेन R इज ग्रेटर देन R, इन दोनों केस के अंदर आपको इसका EFI निकालना है। मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, आप एक बार निकाल के ट्राई कर लीजिएगा उसको। देखिए जो अंदर आता है आपके पास में वो आता है रो, जो इसका रिजल्ट आता है वो आता है रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, क्लियर, ये आता है E। और अगर आप बाहर वाले पॉइंट पे बात करेंगे, ये जो रिजल्ट आता है ये आता है रो आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है इसकी रिजल्ट की, नहीं जरूरत पड़ती है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग, क्लियर, इनफाइनाइट लॉन्ग। तो रिजल्ट की बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है, बहुत इजीली आप इसे कर सकते हैं। हमने इतने रिजल्ट कर लिए, अब आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस मान लेना, पहले इसके अंदर Q इनसाइड निकालना, E डॉट dr करना, फिर बाहर वाले में एक सिलेंडरिकल गॉसियन सरफेस मानना, उसके लिए करना, तो दोनों के रिजल्ट आ जाएंगे। तो सिंपल था, आप इसके रिजल्ट नोट कर लीजिए, बहुत ही याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा, बहुत रेयरली कभी जरूरत पड़ती है, कभी पड़ी तो आप उसको ड्राइव कर लीजिएगा, पर आपको ड्राइव करना आना चाहिए। क्लियर बच्चों, तो आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों बहुत ही प्योर कंसेप्चुअल सवाल है, ट्रू फॉल्स पूछा है ना आपने, जो छोटी क्लास में किया ट्रू फॉल्स वैसा सवाल है। आपको बोला गया इन गोस लॉ, हम गोस लॉ एक्सप्रेशन जानते हैं, दैट इज E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहला स्टेटमेंट आपको बोला गया, इफ E इज जीरो एट एवरी पॉइंट, इफ E इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस, ऐसे कर लो, ऑफ गॉसियन सरफेस, then Q inside will be zero। ये बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, if Q inside is zero then EFI at फिर क्या लिखा है, if Q inside is zero then EFI will be zero at every point on Gaussian surface। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा फॉल्स है, या फिर दोनों ट्रू, जो भी है आपको बताना है। और आपको जब आप रिजल्ट बताना तो आप खुद मुझे मतलब इसके एग्जांपल देके बताइए, तब आपको अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। क्लियर, तो सवाल सिंपल सा है पर कंसेप्चुअल है, आप इसको करके बताइए, विद एग्जांपल देके मुझे समझाइए ये बात। हो गया बच्चों, तो जो जवाब होना चाहिए इसका तो होना चाहिए आंसर ट्रू, और इसका आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स। ऐसा क्यों, देखिए
फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए। फ्लक्स क्या होता है दोस्त तेरे पास? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अगर हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू ही जीरो होगी, हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू जीरो, तो इसके कुछ भी कर ले, हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू जीरो है ना, तो फ्लक्स भी कितना आएगा? जीरो। अगर हर एक, क्योंकि ये क्या बना है? ये बना है ई डी ए कोस थीटा। भाई तो इसकी डी ए कोस थीटा कुछ रखने बनाई, पर ई की वैल्यू अगर हर एक पॉइंट पे जीरो, तो फ्लक्स पक्का कितना आएगा? जीरो। समझ में आ रही है बात? अब देख, इफ क्यू इनसाइड इज जीरो then EFI will be zero at every point of the Gaussian surface। देख ये ऐसे यहाँ पे Gaussian surface माना, ये क्या माना दोस्तों ने? दिस इज Gaussian surface। यहाँ पे क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा। अभी क्यू चार्ज Gaussian surface के अंदर है कि बाहर है? Gaussian surface के बाहर है। अगर दोस्ती Gaussian surface के बाहर है, तो इससे अगर तू फ्लक्स लिखेगा तो फ्लक्स कितना है? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ये वैल्यू जीरो। मतलब भाई साहब क्यू इनसाइड जीरो, मतलब फ्लक्स जीरो हो गया, खत्म बात। क्यू इनसाइड जीरो। पर EFI क्या हर एक पॉइंट पे जीरो है क्या? EFI हर एक पॉइंट पे जीरो नहीं है, क्योंकि इस क्यू की वजह से कुछ EFI यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। तो अगर आप बोले कि Q इनसाइड इज जीरो, देन EFI मस्ट बी, मस्ट करें तो और बेहतर बने, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। EFI मस्ट बी जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द Gaussian surface। ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है अगर बाहर भी कोई चार्ज ना होगा ना, अगर बाहर कोई भी चार्ज नहीं है Gaussian surface के, तब ये बात सही भी बैठ सकती है कि वहां पे इसकी Gaussian surface के कोई भी पॉइंट पे EFI ना हो। पर दोस्त अगर बाहर कुछ चार्जेस हुए, तो बाहर तो कुछ भी हो सकता है ना, बिकॉज क्यू इनसाइड जीरो है, फ्लक्स जीरो है। तो अगर क्यू इनसाइड जीरो है तो बाहर तो चार्जेस हो सकते हैं, और EFI बाहर वालों की वजह से आता है। मैंने आपको बताया था कि इस टर्म में जो E होता है वो सभी चार्जेस की वजह से होता है, जो चाहे वो Gaussian सरफेस के अंदर हो, चाहे वो Gaussian सरफेस के बाहर हो। पर जो क्यू इनसाइड की जो टर्म होती है वो सिर्फ उन्हीं चार्ज की वजह से लेते हैं जो Gaussian सरफेस के अंदर हो। क्लियर? तो यहाँ पे मस्ट, यहाँ पे मस्ट कर रहे हैं, या फिर ये तो विविध में भी सही होगा, पर इसको मस्ट कर देते हैं और बेहतर बनेगा। ये मस्ट भी जीरो, मस्ट वाली कंडीशन बिल्कुल सही बैठेगी। बच्चों समझ में आ गई ये बात? अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल था, थ्योरी की तरह, प्रॉब्लम की तरह, जैसा आप छापना चाहें आप इसको छाप सकते हैं। ठीक है, आप इसे छापिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। हम इस चैप्टर में एक स्टेप अब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे फ्लक्स पढ़ा, गोल थ्रो पढ़ा, ये सब जैसे मेजर चीजें थी, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स जो थे। ये एक नया टॉपिक है आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले ना आपको ये वाली टर्म क्लियर होनी चाहिए, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। और आप इसके फैमिलियर हैं, पर लोगों को चमकता नहीं अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आपके पास क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, आप जानते हैं कि इसके बारे में? लोग बोलते हैं MGH होती है पोटेंशियल एनर्जी, कुछ कुछ लोग बोलते हैं, पर आप थोड़ा फील करवाने की मैं कोशिश करता हूँ, आप चीज़ों को फील करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात तो मैं मतलब हमने खुद ने बनाया है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को। ऐसा नहीं था अभी जैसे हम चीज़ों को जो खुद बना रहे हैं उनमें से एक टर्म है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों बनाया होगा? तो आप ऐसा समझिए कि आप एक एलियन हैं और आप कहीं किसी और प्लेनेट से यहाँ पे आके बैठे हैं, फाइन, और आपके प्लेनेट पे जो चीज़ें हैं वो अलग है, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, पर आपके पास दिमाग है और फिजिक्स का आपको आइडिया है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए मैं आपको धरती पे लाके मैं बिठाऊं, मैं बैठ आ जा, मैं तो एक चीज़ दिखाता हूं, तो तू अपने आप को एलियन समझ और यहाँ पे बैठ मेरे सामने और मैं तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे एक बॉल थी, इस बॉल को ऊपर फेंका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से। तूने बोला बहुत बढ़िया। तूने जीवन में इससे पहले धरती पे जो भी हो रहा है वो तो पहली बार देखा, तूने कभी ऐसा देखा नहीं है, तो तू क्या बोलेगा कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। वो तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv0 इसकी वैल्यू कुछ v0 बोल देते हैं। फिर जो ऊपर जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी तुझे क्या लगेगा, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, ऊपर जाने से काइनेटिक एनर्जी दोस्त क्या हो रही है, घट रही है। और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो क्या बोलेगा, काइनेटिक एनर्जी कोई खा गया, पहले काइनेटिक एनर्जी थी अब काइनेटिक एनर्जी कोई खा गया। तो आप बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे कोई है जो काइनेटिक एनर्जी को खाता है। फिर अगर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद तो आपको क्या दिखाई देगा, ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आ रहा है, तो आप खुश होंगे भाई साहब नहीं काइनेटिक एनर्जी वापस मिल रही है, वापस मिल रही है, वापस आएगा और मिली काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे आया तो भाई साहब जितनी काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में थी उतनी की उतनी वापस मिल गई। तो आपने क्या बोला, जब आपने बॉल को ऊपर फेंका ना तो काइनेटिक एनर्जी की को कोई खा गया, कोई खा रहा था ना, काइनेटिक एनर्जी धीरे कम हो रही थी, तो काइनेटिक एनर्जी कोई खा रहा था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी सारी खत्म होगी, पर जिसने खाया वो एक अच्छा इंसान था, खाने के बाद वापस भी दिया, ये जब उसको चाहिए वापस भी दिया, तो इसे वापस ही मिल गई। तो आपने बोला यहाँ के फोर्सेस बहुत ईमानदार फोर्स है, बहुत अच्छे फोर्स है, वो एनर्जी को खाते हैं बाद में एनर्जी को वापस दे देते हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा मजा आ रहा है, उसने बोला हाँ मजा आ रहा है, चल थोड़ा और एक और चीज दिखाता हूँ, मजा। मैंने बोला ये देख, ये एक दीवार है,
यहाँ पे एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग नहीं जानता था, जीवन में पहली बार देखा है। मैंने बोला ये एक एम मास है, एम मास का एक ब्लॉक है, इसको मैंने वी नोट वेलोसिटी देके फेंक दिया। क्लियर? अब ये क्या हो रहा है भाई साहब, ब्लॉक इसके पास आ रहा है, पास आ रहा है, जब तक यहां तक आएगा तब तक तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो बोले काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। जैसे ही ये स्प्रिंग को दबाना शुरू करेगा, जैसे ये स्प्रिंग को दबाना शुरू करेगा तो यहाँ पे कहीं लास्ट पॉइंट तक जाएगा। तो जैसे ही स्प्रिंग दबाना शुरू होगा वैसे ही इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी शुरू होगी, घटनी शुरू होगी। तो एलियन फिर बोलेगा अरे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, कोई काइनेटिक एनर्जी खा रहा है। अच्छा खा रहा है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगा तब काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। यहां पे मान लीजिए मैक्सिमम कंप्रेशन है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। तो क्या बोलेगा सर जी सारी काइनेटिक एनर्जी गई। क्लियर? फिर थोड़ी देर बाद देखेगा तो स्प्रिंग वापस इलोंगेट होना शुरू होगा, और जब स्प्रिंग वापस इलोंगेट होना शुरू होगा तो ब्लॉक की एनर्जी वापस बढ़ेगी, और ब्लॉक की एनर्जी अगर आपके पास वापस बढ़ेगी तो अब वो क्या बोलेगा भाई साहब कि जो काइनेटिक एनर्जी खाई थी अब वो वापस मिल रही है। और जैसे ही ये ब्लॉक वापस ऐसे इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा तो इधर वापस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो वो क्या बोलेगा भाई साहब, वो एलियन जो बात को समझेगा वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा भाई काइनेटिक एनर्जी को इसने खाया, ये कौन था, मैंने बोला इसका नाम स्प्रिंग था। तो उसने बोला ठीक है मैं सीख गया। तो उसने बोला काइनेटिक एनर्जी को स्प्रिंग ने खाया। फिर उसके बाद में जब थोड़े टाइम बाद में वापस जब स्प्रिंग खुला तो वापस काइनेटिक एनर्जी को दे दिया। अच्छा, तो उसने बोला ये भी ईमानदार फोर्स है। ग्रेविटेशन भी कैसा फोर्स है आपके पास, ईमानदार फोर्स है। ये भी कैसा है आपके पास, ईमानदार फोर्स है, ऑनेस्ट फोर्स, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्ट फोर्स। में कुछ लोग हिंदी भी नहीं सीखनी है, समझ में आती हुई शायद, तो ऑनेस्ट आप समझ सकते हैं। तो ये ऑनेस्ट है, ये भाई साहब एनर्जी को खाते हैं, वापस जब जरूरत होती है तो वापस देते हैं, ईमानदार है। तो वो एलियन सरप्राइज हुआ, वो बोला यार यहाँ के लोग बहुत मतलब ईमानदार है, एनर्जी को खा रहे हैं, एनर्जी को वापस, सब फोर्स ऐसा करते होंगे। तो मैंने बोला आजा एक और चीज दिखाता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको एक सरफेस पे रखा गया, इस सरफेस पे क्या है तेरे पास, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना, म्यू, आपने इसको वेलोसिटी दी वी नॉट। क्लियर? अब अगर आपने इसको वेलोसिटी दी है दोस्त वी नॉट, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, तो फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो आप क्या बोलेंगे, अब वो एलियन क्या समझेगा, एलियन ये समझेगा भाई साहब एनर्जी को कोई खा रहा है। और कौन खा रहा है इस बार, यहाँ पे स्प्रिंग खा रहा था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स खा रहा था, यहाँ पे कौन खा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स खा रहा है। तो बोला एनर्जी को कोई खा रहा है, एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये एम मास रेस्ट पे आ जाएगा। और अब वो एलियन बोलेगा रुक अभी थोड़ी देर वापस चलेगा, पर अल्लाह अब की बार ये चलेगा नहीं। मतलब भाई साहब फ्रिक्शन एनर्जी को खा गया तो एनर्जी को वापस देता नहीं है, ऐसा ही होता है। फ्रिक्शन में एक बार रुक गया तो वापस, जैसे इसमें भी तो रुका था ना पर वापस चला, बिकॉज स्प्रिंग ने अपनी एनर्जी वापस दी इसको। यहाँ पे भी ग्रेविटेशन में रुका पर वापस चला, बिकॉज ग्रेविटेशन ने वापस एनर्जी दी। पर फ्रिक्शन वाले केस में नहीं चला, बिकॉज फ्रिक्शन ने अपनी एनर्जी जो खाई वो उसे वापस ब्लॉक को नहीं दी। अच्छा जी, अब क्या समझे हम इससे, मतलब कुछ फोर्सेस ईमानदार फोर्स हैं और कुछ फोर्सेस बेईमान फोर्स हैं। सम फोर्सेस आर ऑनेस्ट, सम फोर्सेस आर डिसऑनेस्ट। इसका मतलब क्या, जो फोर्सेस एनर्जी को खा के एनर्जी को वापस दे देंगे वो हमारे लिए ईमानदार हैं, और जो एनर्जी को खाने के बाद में एनर्जी को वापस नहीं देंगे वो आपके पास बेईमान है, दैट इज डिसऑनेस्ट। और इसी हिसाब से फोर्सेस के नामकरण होंगे। जो एनर्जी को खाने के बाद में एनर्जी को वापस देते हैं उन फोर्सेस का नाम पड़ गया कंजर्वेटिव फोर्स। क्या नाम पड़ गया दोस्त, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पे ग्रेविटेशन ने खा के एनर्जी को वापस दिया, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है तेरे पास, ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है तेरे पास, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। अरे चमक रही है ये बात। और यहां पे अगर तू देख रहा होगा तो स्प्रिंग का फोर्स कैसा है बता, स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, क्या कैसा फोर्स है ये भी तेरे पास कंजर्वेटिव है, इसने भी एनर्जी को खाया वापस दिया, ये भी कंजर्वेटिव। इतनी बात जानता है ना। अब तू ये बता फ्रिक्शन ने खाया पर वापस नहीं दी एनर्जी को, तो फ्रिक्शन को तू क्या नाम देता है, नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है तेरे पास, नॉन कंजर्वेटिव। तो मैंने बोला फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव। अब मुद्दा ये सर सारी कहानी सुना दी, टॉपिक तो बताओ, टॉपिक क्या था, टॉपिक तो ये चल रहा था, हम कुछ और शुरू कर दिया। इसका लिंक है, क्यों लिंक है, देख कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी को कोई, जैसे यहां पे मैंने बोला एनर्जी कहां गई, तो आप बोलेंगे एनर्जी को खा गया, तो फिजिक्स में बुक में लिखा होगा एनर्जी को खा गया, अच्छा नहीं लगता ना। मैं बोलूं यहाँ पे एनर्जी को स्प्रिंग खा गया, अरे यार अच्छा नहीं लगता बोलने में, फिर बाद में उल्टी कर दी, अरे कितना बुरा लग रहा है यार।
तो हम क्या करते हैं, वैसे इसका नामकरण फेमस में थोड़ा अच्छा लगा, किताबों में अच्छा लिखना चाहिए, तो लोगों ने क्या बोला, जब कोई आप एनर्जी को खा रहे हैं तो खा के जिसके पास एनर्जी है तो एनर्जी को हम बोलते हैं खाना, जो प्रैक्टिकल लाइफ में खाना बोल रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। हमने नामकरण किया इसका। इसके लिए ऐसा नहीं बोला बिकॉज हम पोटेंशियल एनर्जी की टर्म वहीं पे बोलते हैं जहां पे वो वापस मिले, यहां पे वापस नहीं मिले तो हम बोलते हैं यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे एनर्जी वापस नहीं मिले तो हम क्या बोलते हैं, एनर्जी यहाँ पे लॉस होगी। पर यहाँ पे हम बोलते हैं कि वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी और वापस मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सर जी यहाँ से क्या क्या सीखा, यहाँ से ये सीखा पोटेंशियल एनर्जी का टर्म सिर्फ कौन से फोर्सेस के लिए डिफाइन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कभी पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है। कभी फ्रिक्शन की सुनी है, फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, स्प्रिंग की सुनी है आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स की सुनी है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की सुन रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा है आपके पास में, कंजर्वेटिव इन नेचर है। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है दोस्त, तेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी का टर्म डिफाइन नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों बनाया बंदे ने वो तो समझ में आ रहा है, वो इस वजह से बनाया बिकॉज एनर्जी कहीं पे जा रही है, वापस आएगी, जहां पे गई उसका नाम दे देते हैं। तो क्या नाम दिया आपने, पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? आइए थोड़ा इसको आगे समझते हैं। तो हमने जो यहां से बात नोट की थी, देखिए फिजिक्स को अगर आप सीखना है तो आप अपने को जो रेगुलर जो हैपन होता है उसे थोड़ा आइसोलेट करके देखिए, मतलब हर एक चीज आपको उसमें जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए कि हाँ ये क्यों हो रहा है। अगर आप ये देखिए ये तो होता ही है, बस आप इतनी बात सोच रहे हैं तो आपका फिजिक्स डूब गया। आप चीजों को विजुअलाइज कीजिए, चीजों को फील कीजिए, तो फिजिक्स आपको थोड़ा मजा देगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी हमने लास्ट वाली जो स्लाइड था उसमें हमने थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी को फील करने की कोशिश किया और वहां से आपका कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। जो मैंने बताया वो फील है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की। अगर आप डेफिनेशंस में जाएंगे तो आपको डेफिनेशन ये मिलेगी कि अगर आप बुकिश डेफिनेशन में जाएंगे तो वो डेफिनेशन ये मिलेगी, अगर किसी क्लोज लूप के अंदर किसी फोर्स का वर्क डन आपके पास में जीरो आता है तो वो क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। और किसी क्लोज लूप में अगर वर्क डन जीरो नहीं आता वो नॉन कंजर्वेटिव कहलाता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं, पर मैंने आपको थोड़ा फील करवाया भी इसका मतलब क्या होता है। अब हमें समझ में आया वो बात हम सबसे पहले लिखते हैं। हमें यह समझ में आया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड for conservative force, only defined for conservative force। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड वाला पॉइंट है आपके पास में, वो क्या कि जो आपके पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत शानदार चीज है। क्या बोल रहा है मास्टर, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आता है आपके पास, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने यहां पे इस बात को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे चांद तारे आप लगा लीजिए। तो मैंने यहां पे लिखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इज इट क्लियर? ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात एक चीज और सुन लीजिए कि जो चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड है, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन ही है, चेंज इन पोटेंशियल की डेफिनेशन ही है। चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन है, पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन है, पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मतलब आपके पास में अगर कभी बोल रहा है भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, मतलब वो चेंज बोल रहा है पर उसने कहीं पे जीरो मानी होगी, तब वो बोल रहा है वहां पे उसकी वैल्यू कितनी है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मैं एक बात समझाता हूं कि आपको पता है कि ग्राउंड से h हाइट पे अगर आप चलेंगे तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है वो mgh आता है, जिसको आप बार बार पढ़ चुके हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना आप, सर यहाँ पे मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे h हाइट है, तो यहाँ पे जो डेल्टा u है वो कितना है, mgh। कौन कौन से पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। पर अगर आप यहाँ पे जीरो मान लें, यहाँ पे आप जीरो मान लें तो ऊपर वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। मेरी बात समझ में आ रही है? पर था चेंज डिफाइन, पर आपने मतलब यहाँ पे चेंज पता भी इतना चेंज है इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी में, जो चेंज है वो mgh है। आपने बोल दिया अगर मैं यहाँ के जीरो मान लूँ तो यहाँ पे mgh, यहाँ के अगर आप 10 मान ले तो यहाँ पे 10 प्लस mgh, यहाँ के अगर आप कुछ u मान ले तो यहाँ पे u प्लस mgh। मेरी बात समझ में आ रही है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। अगर कहीं पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोली है तो ऑब्वियसली उसको पहले क्या देना पड़ेगा, पहले उसको रेफरेंस देना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे एक चीज समझाता हूं कि दो बंदे हैं आपके पास में, ठीक है, दो बंदे हैं आपके पास में।
ऐसे दो बंदे, इस बंदे का नाम है ए, इस बंदे का नाम है बी। तो इसमें क्या डिफाइन है, मान लो इसको पता है कि आपको जो वेट का जो डिफरेंस है, मास का जो डिफरेंस है वो 60 kg है दोनों के, तो बस इतना ही डिफाइन है। अगर आप बोल रहे हैं सर जी इसका मास 60 kg है, तो आपने माना होगा फिर इसका 0 kg है। बिना किसी एक पॉइंट पे रेफरेंस दिए आप दूसरे का एब्सोल्यूट बता सकते नहीं है। अगर आप बोले सर जी इसका 10 है, तो इसका कितना आना चाहिए 10, 60 + 10, बट चेंज कितना आना चाहिए हमेशा 60। अगर आपने कभी बोल दिया किसी एक बंदे का मास फिक्स है या फिर कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दी, तो इसका मतलब आपने कहीं एक क्या बनाया होगा, रेफरेंस बनाया होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स का बेसिक है और ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार लोगों को क्या मतलब लोग 11वीं पढ़े बेसिक बातें नहीं पता होती कि भाई साहब मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं, बहुत ढंग से आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में आया, क्या हमने क्या लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, एब्सोल्यूट potential energy is only can be written, potential absolute potential energy is only can only be written, can only be written if we assumed any reference point। आप इस वाली बात से मेरी बात समझ गए। एच हाइट के दो पॉइंट्स है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो इन दोनों में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो mgh है। अगर बोल दिया बी की पोटेंशियल mgh, तो पक्का ए पे कितनी मानी होगी आपने, 0 मानी होगी। इज इट क्लियर? तो ये सिंपल आपके पास में पॉइंट्स है पोटेंशियल एनर्जी को लेके। अभी हम इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए आइए अब हम चलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आता है, हम वो निकालते हैं। आप इसको छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने अगर देखा था, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने 3 पॉइंट्स हमने नोट कर लिए, तीनों ही पॉइंट शानदार थे। हम पोटेंशियल एनर्जी जो डेफिनेशन थी वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज आता है वो किसके बराबर आता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। किसके बराबर आता है दोस्त, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और यहीं से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, ये बात याद रखना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो सवाल में आएंगे इसी चीज से हम सवाल कर देंगे। देखो हमने क्या माना, हमने माना दो चार्जेस है मेरे पास, एक चार्ज का नाम है Q1 और दूसरे का नाम है Q2। क्लियर? इसकी जो इनिशियल सेपरेशन आपके पास है वो कितना है, आपके पास R1 सेपरेशन है। अब सोच के देख, अगर मान ले तू इनको फ्री छोड़ दे, तो ये दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज है ना, अगर तू फ्री छोड़े तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे दूर दूर भागेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस है वो रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस तो दूर भागेंगे, तो ये चाहते हैं कि अपना सेपरेशन बढ़ाएं। तो मैंने ऐसे बोला कि एक टाइम ऐसा आ गया, किसी दूसरे टाइम पे हम चले, वहां पे Q2 चार्ज यहां पहुंच गया और Q1 यहां पहुंच गया, और इसके बीच जो सेपरेशन है वो कितना बन गया तेरे पास, R2 बन गया। अब ये गीत गाने से काम नहीं होगा, हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, हम निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके लिए हमने क्या किया, हमने बोला वर्क डन लिखा जाए। पहले वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है यार, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तो कंजर्वेटिव है, ठीक है भाई, इसका वर्क निकालना है। अब वर्क कैसे निकालते हैं यार, वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो आज थोड़ा वर्क निकाल के देखते हैं। तो मैंने लिखा कि वर्क डन इज इक्वल, मुझे आता नहीं है ना, मैं अपने बेसिक से कर रहा है, तो मेरी हेल्प कर साथ में, मतलब जैसा एक बेसिक बच्चा करता है अपने वैसे प्रोसीड कर रहे हैं इसे। तो मैंने वर्क लिखा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स लिखा पहले Q1 Q2 डिवाइड बाय R², ये फोर्स आ गया, और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। से छोटा सा क्यों किया, पूरा बड़ा कर देते R2 - R1। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज जैसे जैसे सेपरेशन बदलेगा वैसे फोर्स भी क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। तो अब आपने क्या किया, छोटा सा वर्क डन है, अब आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहां से वर्क आएगा। तो मैंने बोला ये वाली टर्म कितनी है आपके पास, दिस इज Q1 Q2 डिवाइड बाय R माइनस का, ये सही है ना, इसका इंटीग्रेशन किया, ये R की पावर -2 है, इंटीग्रेशन करें तो -1 बचेगा, नीचे आ जाएगा, माइनस अलग आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक। इसको अगर तू सोल्व करेगा तो ऐसा बन जाएगा Q1 Q2 आना चाहिए था Q1 Q2 R2 - R1, पर एक माइनस लगा हुआ है तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। अरे समझ रहा है, नहीं तो इसको ऐसे करता हूं, R2 यहां पे ऐसे R1 और एक बाहर माइनस। अब बेहतरीन लग रहा है तुझे ये चीज, इतनी चमक रही है तुझे, ठीक। अब सर जी ये तो वर्क डन आ गया, वर्क डन कब आ गया, जब सेपरेशन R1 से R2 मिल गया, पर मुझे चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स,
और नेगेटिव ऑफ वर्क में कंजर्वेटिव फोर्स अगर तू करेगा तो माइनस माइनस मर के प्लस आ जाएगा तेरे पास। तो ये टर्म कितना है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर टू माइनस के क्यू1 क्यू2 डिवाइड बाय आर। ठीक, अब ये पोटेंशियल किसको दिखा रहा है आपके पास, ये दिखा रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट U2। पोटेंशियल कितने पे दिखा रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ U1 मान लेता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ U2 मान लेता हूँ। तो डेल्टा U क्या होगा दोस्त, डेल्टा U होगा U2 माइनस U1। तो मैं लिखा जैसे U फाइनल बोल देता हूँ ना, इसको U इनिशियल बोल देता हूँ, इसको U फाइनल बोल देता हूँ। तो क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस K Q1 Q2 डिवाइड बाय R1। ये तो एक्चुअल टर्म आ गया। पर हमें पता सर हमें चेंज में नहीं चाहिए, हमें आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बता दो। क्योंकि आप बोलते हैं, आप ये थोड़ी बोलते हैं, आप सीधा ये बोलते हैं ना भाई एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, ऐसे ही पढ़ता आया था अभी तक भाई सर, जमीन से एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh। बिकॉज तू बोल सर चेंज में मत बताओ, आप एब्सोल्यूट बता दो। तो मैंने बोला भाई एब्सोल्यूट डिफाइन ही नहीं है, तो आपने बोला डिफाइन कर दो। मैंने कहा डिफाइन करने के लिए किसी रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी माननी पड़ेगी कुछ। तो आपने बोला मान लो, तो मैंने कहा क्या माने, तो हमने क्या माना, हमने ये माना कि R2 किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। R2 किसको टेंड कर रहा है दोस्त तेरे पास, इन्फिनिटी को। मतलब सेपरेशन दूर हुआ होते तो कितना बन गया, R2 किसके बराबर चला गया, इन्फिनिटी के बराबर। और हमने जो रेफरेंस माना है वो कितना माना कि U एट इन्फिनिटी को 0 मान लो। किसी एक पॉइंट पे कुछ रेफरेंस मानेंगे तभी तो एब्सोल्यूट लिख सकते हैं। तो हमने क्या माना कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली, और हमने R2 को इन्फिनिटी बना दिया। तो यहाँ पे जो U फाइनल था, ये U फाइनल क्या बचा, U इन्फिनिटी, तो इसके लिए 0। तो यहाँ पे कितना है तेरे पास माइनस, अब मेरी बात समझना, यहाँ पे R2 इन्फिनिटी चला जाए तो कितना बचा, माइनस U इज इक्वल टू ये टर्म तो 0 बन गई। इसको आपने माइनस U लिख दिया जनरल पॉइंट पे, इनिशियल नहीं लिख के जनरल लिख दिया U इसको। R2 के लिए इन्फिनिटी डाल यहाँ पे, तो ये टर्म भी 0, किसके बराबर, माइनस K Q1 Q2 बाय R, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो दोस्त ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, एक खूबसूरत सा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी। कितना है तेरे पास, दैट इज K Q1 Q2 बाय R। तो तू क्या बोलेगा, किसी पॉइंट पे अगर मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन पे दो चार्ज के बीच का सेपरेशन R है, दो चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो आपके पास R है, तो उनकी पोटेंशियल कितनी लिखी जाएगी तेरे पास, दैट इज K Q1 Q2 बाय R। इसमें हमने क्या कंडीशन लगाया, वी एज्यूम्ड क्या एज्यूम किया हमने, U एट इन्फिनिटी कितना है आपने 0 मान के आपने लिखा है। अगर दोस्त U एट इन्फिनिटी तू कुछ U0 मान लेता, U एट इन्फिनिटी कितना मान लेता तू, अगर तू कुछ U0 मान लेता तो सोच क्या होता तेरे पास, यह टर्म तो 0 बन जाती तेरे पास, क्लियर। तो यहां पे जो एनर्जी आती है तेरे पास U इनिशियल, वो आती U0 प्लस K Q1 Q2 बाय R। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में वापस लिखते हैं। ये बात समझ में आ रही है, इसका डेरिवेशन में खुद करके देखना तो थोड़ी तसल्ली होगी इस चीज को। तो आपको इस चीज का रट्टा मारना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, K Q1 Q2 बाय R। कब, जब आपके पास चार्जेस के बीच सेपरेशन कितना है R। आप इसको छापिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा था हम उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं, और उसमें कुछ अच्छी बातें हैं वो अलग से नोट कर लेते हैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। हमने जो पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो कितना है तेरे पास, दैट इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। कब, जब आपके पास में दो चार्जेस है Q1 Q2 और इसके बीच का सेपरेशन कितना है आपके पास R है, क्लियर। और ये आपने इसमें क्या कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है आपके पास, जो कंडीशन हमने यूज की है वो क्या, दैट इज U एट इन्फिनिटी कितना माना है हमने 0। सवाल में अगर सिर्फ बोले भी पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस R बताओ, तो आपको कहीं तो रेफरेंस मानना पड़ेगा, तो आप यही रेफरेंस यूज करेंगे। अगर सवाल में कोई और रेफरेंस दिया होगा तो हम उसे चेक कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात सही है आपके पास, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझ कि इस वाले इस फॉर्मूले में जो Q1 Q2 है वो क्या पुट करना है, साइन के साथ पुट करना है। खतरा मेंशन कर दे, पुट Q1 एंड Q2 विद साइन। इसका मतलब क्या, अगर तेरे पास दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव पुट करना है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ पुट करने हैं। मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो विद साइन पुट करना है आपको। मेरी बात समझ में आ रही है, अगर किसी का -3 है तो -3 ही पुट करना है आपको, ठीक। अगर मैं बोलूं इफ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज U0, देन U एट R कितना होगा आपके पास, पहले कितना होता था, पहले था K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 बाय R। कब, जब आपके पास इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, सॉरी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0। अगर आप इन्फिनिटी पे U0 मान लेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, प्लस U0।
इसमें तो पहले वाला रिजल्ट था, वहां पे आप इसको पुट करके देख सकते हैं, ये रिजल्ट आएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये क्लियर? इतना हम आगे बढ़ चुके हैं। अब सुन, एक और इंपॉर्टेंट बात जिससे हम डायरेक्ट सवालों कर पाएंगे, वो चीज क्या है कि अगर तेरे पास इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, मतलब कोई प्रोसेस हुआ कि पहले चार्जेस के बीच में दूरी r थी, अब कुछ 5r है, 6r है, ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा होगा, अगर उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा आपके पास? वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा तेरे पास? डेल्टा यू के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू। मैं अभी तो पहले करके दिखाता हूं, फिर आप थोड़ा याद कर लेंगे इसको। मैंने बोला वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगा सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम कोई कंडीशन है क्या कि जब एफ नेट जीरो हो तब लगाना है, या फिर जब सिर्फ कंजर्वेटिव, कब लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगा सकते हैं? आइडिया है? वर्क एनर्जी थ्योरम कभी भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे वर्क किसका कंसीडर करना होता है? सबका कंसीडर करना होता है। तो मैंने बोला वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने लगाया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दो फोर्सेस है तेरे पास, एक तो इंटरनल कंजर्वेटिव, दिस इज इंटरनल कंजर्वेटिव, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये तेरे पास ऑल फोर्सेस, ये किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और तू बता रहा है भाई साहब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इसको किसके बराबर कर दिया? जीरो। तो ये स्पेशल केस है। ये कब सही है? जब तेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। तो यहां से तेरे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर आया? दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तेरे पास किसके बराबर आता है? हमने भी देखा ना यहाँ पे, दैट इज डेल्टा यू की जो डेफिनेशन आती है वो क्या आता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा यू। अब मेरे साथ कुछ बातें बोल जो तुझे याद रखनी है, जो तू भूल सकता है। पहली बात क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर? दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। किसके बराबर? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कब? हमेशा। कब? हमेशा। चाहे चेंज इन एनर्जी जीरो हो ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा यू हमेशा किसके बराबर आता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फिर मैंने बोला डेल्टा यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल के बराबर कब आता है तेरे पास? कब आता है? जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। कब? खतरा ये तभी लगाना है, ओनली व्हेन डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो। और अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन बोलेंगे सर जी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या है? हमेशा, दैट इज ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज। इज इट क्लियर? तो ये दो टर्म्स आपको जरूर मतलब पता होना चाहिए अच्छे से कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू के बराबर आता है, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर आता है। ये हमेशा होता है। कब होता है? जब आपके पास चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना हो? जीरो। ठीक है, तो अब आप इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ चीजें कर लेते हैं पहले इसको, क्योंकि सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाया जाता है? जानते हैं आप इस वक्त लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है आपके पास? क्या कंडीशन है उसकी, ये बताइए। फिर आप बताइए मुझे एनर्जी कंजर्वेशन कब लगता है? एनर्जी कंजर्वेशन कब लगता है, आप बताइए। फिर आप बताइए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है? एक और बात बताइए जो अभी हम वैसे डिस्कस कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगा सकते हैं आप? इस बात का आप जवाब दीजिए। तो इसका जवाब पता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है? हाँ हमें पता है। कब लगता है? जब आपके पास एफ एक्सटर्नल कितना हो, एफ एक्सटर्नल नेट कितना हो? जीरो। अगर कि सेटअप पे एफ एक्सटर्नल नेट आपके पास में जीरो है तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। आप एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन आप तब लगा सकते हैं व्हेन ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क। जब सिर्फ इंटरनल और कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे होंगे तब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स लग सकते हैं पर उनका वर्क डन कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसके सवाल हम करते हैं मैकेनिक्स वाले पार्ट में हम करते हैं, तो यहाँ पे वापस रिकैप कर ले रहे हैं एक बार। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं? अगर किसी पॉइंट के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इफ अबाउट एनी पॉइंट टाउ एक्सटर्नल इज जीरो, then we can apply angular momentum conservation about that point। ये बात आप याद रखिए ना, ये सब बेसिक बातें हैं फिजिक्स की। और वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगा सकते हैं? कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी। दिस इज ऑलवेज यू कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम।
बस इसमें वर्क डन आपको सभी फोर्सेस का लिखना है। ये बात क्लियर है? तो इस सब चीजों का अभी जो सवाल आएंगे उन सब में हम इसका यूज करेंगे। इसको बहुत इजीली प्रूव भी किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो प्रूव करके दिखा देता हूं आपको। आप ऐसे लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में क्या आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सही। आपको क्या कंडीशन है, एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं, व्हेन ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना, 0। तो वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू। अभी पढ़ा ना हमने, डेल्टा यू किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव। तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। यहां से तू सोल्व करके देख ले, ये क्या बन जाए तेरे पास, के ई इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के ई फाइनल प्लस यू ई फाइनल। ये लग गया एनर्जी कंजर्वेशन। ये क्लियर है ये बात? तो आप ये सब चीजें आपको बहुत ढंग से क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया। आइए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए मैं आपको बोलूं यहाँ पे ऐसे 5 कूलम चार्ज है और यहाँ पे ऐसे -1 कूलम चार्ज है और इसके बीच का सेपरेशन कुछ आपके पास कितना है, r है। तो बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बस सिंपल कर रहे हैं। तो मैंने बोला कितनी होगी, k q1 q2, q1 की जगह कितना 5, इसकी जगह कितना -1 डिवाइड बाय r। तो कितना है आपके पास -5k डिवाइड बाय r। अगर यही सवाल ऐसा होता है, यहाँ पे 5 कूलम है, यहाँ पे +1 कूलम है, अब पोटेंशियल जी बताइए। अगेन सेपरेशन आपके पास r है, तो आप पोटेंशियल जी कितना लिखेंगे, k q1 q2 डिवाइड बाय r। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी होती है वो विद साइन पुट करनी होती है, ठीक है। तो आप एक और तरीके से भी सोच सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देख, इसको अगर तू छोड़ेगा, इस सिस्टम को छोड़ दे, कहां भागेगा, इन्फिनिटी भागेगा, बिकॉज दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इसको छोड़ेगा तो कहां भागेगा, इन्फिनिटी पे, इन दोनों को। तो ये रिपेल कर रहे हैं बिकॉज। तो अगर आप देखिए सिस्टम कहां से कहां मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो या फिर लो से हाई। तो अगर आप जो ऊपर से फेंकते हो नीचे जाता है ना, तो ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे कम है, मतलब सिस्टम कहां से कहां मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो। तो ये देखिए मूव कर रहा है। वैसे मैं विजुअलाइज करा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी 5k बाय r, इन्फिनिटी भागेगा तो वहां कितनी हो जाएगी, 0। तो कम हो रही है इसलिए भाग रहा है। यहाँ पे देख, यहाँ पे अगर इसको छोड़ेगा तो पास आएगा, और अगर पास आएगा तेरे पास आने, जितना पास आएगा उतनी इस r की वैल्यू तेरे पास क्या होगी, कम होगी। जितनी इस r की वैल्यू कम होगी उतनी ही टर्म नेगेटिव में ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, घट रहा है। इन्फिनिटी पे 0, इस वाले सेटअप का इन्फिनिटी पे 0 और पास में आ गया तो नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां पे ज्यादा है, इसकी इन्फिनिटी पे ज्यादा, तो इस पोजीशन पे ज्यादा, इस पोजीशन पे ज्यादा। इस वजह से जब तू दो नेगेटिव चार्ज को छोड़ रहा है तो वो पास आ रही है। तो इसको एनर्जी से भी इसके मजे ले सकता है। हमने वैसे ही ऑब्जर्व किया, ये इन्फिनिटी पे भाग रहा है बिकॉज इन्फिनिटी पे जाने से इसकी पोटेंशियल क्या हो रही है, कम हो रही है। इसको तो इन्फिनिटी छोड़ेगा तो पास आएगा बिकॉज पास आने से इसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब हम इसके कुछ सवाल करेंगे और हम वहां से सीखेंगे। इतने पोर्शन को आप छाप लीजिए। आपके पास हम सवाल करना शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो सवाल में आपको क्या बोला गया, एक ट्रायंगल है, उसके जो पॉइंट्स हैं, जिस वाले जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पे 3 चार्जेस को रखा है। यहाँ पे Q, यहाँ पे 2Q और यहाँ पे -Q। ये माइनस है ना, माइनस ध्यान रखिएगा। आपको क्या बोला, फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फिगरेशन। तो आइए पहला सवाल तो हम इसे खुद मिलकर प्रोसीड करते हैं इस सवाल को, फिर दूसरे सवाल में आपको दूंगा, आप अटेम्प्ट कीजिएगा उसको। तो मैंने बोला यार, यहाँ पे सबसे पहले इस सेटअप की लिखता हूँ, इतने से पोर्शन की, इसकी पोटेंशियल लिख के बताओ मुझे। तो मैंने पोटेंशियल लिखा, सबसे पहले इस वाले पेयर की लिखी। सबसे पहले 2 चार्जेस की मुझे पता है, 2 ही चार्जेस की लिखनी आती है मुझे। तो दैट इज k q1 q2 कितना हो गया तेरे पास, 2q, और यहाँ पे q, और सेपरेशन कितना है तेरे पास, a। बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला इस वाले पेयर की लिखी जाए, क्योंकि 3 पेयर तो सबकी अलग लिखनी पड़ेगी ना, हमें तो एक ही पेयर की पता है। तो एक पेयर की लिख दी, अब दूसरे वाले की लिखी जाए, वो अलग से लिखी जाएगी। तो मैंने लिखा +k q, और दूसरे वाला कितना -q, तो माइनस लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय a। बहुत बढ़िया। अब तीसरे वाले पेयर की लिखी जाए दोस्त, ये वाला पेयर बच गया। और कोई पेयर है क्या, इतने पेयर थे ना आपके पास। तो तीसरे वाले की लिखी, वो कितना आया तेरे पास, दैट इज +k q की जगह -q, और यहाँ पे 2q डिवाइड बाय a। इतना आ गया तेरे पास। अब इसको सोल्व कर ले, पूरे को सोल्व करते कितना बनेगा, 2k q² बाय a। ये कितना है, -k q² बाय a, और यहाँ पे कितना है, -2k q² बाय a। इसने इसको मार दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तेरे पास सेटअप की, दैट इज -u k q² बाय a।
कब? जब हमने इन्फिनिटी पे कितनी मानी है? 0। सवाल में कुछ नहीं बोला तो हम यही मानेंगे इन्फिनिटी पे कितना है? 0। तो दोस्त सिंपल सवाल था, हमें पेयर्स देखने थे और हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल ज्यादा आते हैं। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां सवाल ज्यादा आते हैं, उसमें से एक टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो आप इसको छापिए, आप इस बात को समझ लीजिए, फिर आप अगले सवाल पर चलते हैं जो आपको करना है। सवाल मैंने किया था, ये सवाल आपके इससे सवाल में क्या है, आपके पास 4 चार्जेस दिखाए हैं, क्या ट्यूब बना दिया ना आपने, सॉरी एक स्क्वायर बना दिया, 4 चार्जेस आपको दिखा दिए, आपसे बोला फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो आप सवाल छाप के वीडियो मतलब पॉज कर लीजिए और सवाल आप पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद में वीडियो चालू करना है ना, और सवाल सही होना चाहिए आपका। हमें किया जाए सवाल। तो मैंने बोला पोटेंशियल निकालने का वही तरीका है, आप पेयर पेयर खेलिए। तो मैंने बोला सबसे पहले ये वाला पेयर दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से दिखते हैं, ये अच्छा लग रहा है। तो कितना है? k q1 q2 कितना है? 2q² डिवाइड बाई a। फिर ये वाला पेयर देखते हैं, ये इसकी वजह से दिखते हैं, तो इसकी वजह से कितना है? प्लस k 2q² डिवाइड बाई a, ये भी हो गया। फिर ये वाला पेयर आया, इस वाले पेयर का लिखा जाए माइनस k² डिवाइड बाई a, बहुत बढ़िया। फिर ये वाला पेयर आया, इसका भी लिखा जाए, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वापस माइनस k² बाई a। हमारे साथ सवाल हो गया। सवाल हो गया क्या? ये सही आ रहा है क्या आपका? सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, 2 टर्म्स और आएगी। कौन कौन सी? सब पेयर आपको ज्वाइन करना है। एक इन दोनों का पेयर भी तो बन रहा है और एक इन दोनों का पेयर भी बन रहा है। आप देखिए हमने सारे पेयर कवर कर लिए, टोटल 6 पेयर कवर हुए, 4 तो एजिस के और 2 डायगोनल्स के, और देखिए इसके अलावा और कोई नहीं था आपके पास। आप चेक कर लो, सोच लो आप, इसका इस साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका सबके साथ हो गया। आप चेक कर लीजिए भले। तो 2 पेयर बच गए, पेयर डायगोनल वाला इसका लिखा, तो कितना का माइनस इन दोनों का k q1 q2 कितना आएगा आपके पास? ये माइनस लगा दिया बिकॉज एक नेगेटिव था, कितना है? 2k² डिवाइड बाय r की जगह कितना है? r कितना आएगा आपके पास? √2a, बहुत बढ़िया। और इन दोनों का अगर हम लिखेंगे तो कितना है? प्लस k² डिवाइड बाय √2a। याद रखना, अभी तक आपको थोड़ी EFI की आदत थी, वहां पे बाय r² होता है, यहाँ पे एनर्जी में क्या है? सिर्फ r है। अब आप इसको ऐड कर लो, तो ये माइनस माइनस और ये इससे साफ हो गया, ठीक। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो है 2k² डिवाइड बाय a, और इन दोनों की वजह से 2 - 1 तो कितना बचेगा? 1। तो यहाँ माइनस कितना है आपके पास? k² डिवाइड बाय √2a, 2 से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सही है ये आपकी। कई बार लोग इन 2 डायगोनल वाले में गलती करते हैं, तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको छापिए, फिर हम दूसरा सवाल करते हैं। सवाल है आपके पास, 4 चार्जेस थे, उनका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये था, ये था आपके पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। और ये है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियली जो चार्जेस थे उनको एक स्क्वायर की वर्टेक्स पे रखा गया, बाद में इनको एक सर्कल पे रखा गया, और जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास? ये है, ठीक। आपको इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है, तो हमने जो चार्जेस को चेंज किया है, तो इसमें सबसे पहले पूछा गया फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सेकंड सवाल में क्या बोला गया? सेम सवाल है, फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नली वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन चेंजिंग, बाकी सब सवाल से। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया होगा, ये सवाल है और ये आपको निकालना है। सोल्व कीजिए आप इस सवाल को, फिर अपने देखेंगे इसे। अभी कर दिया आपने?
तो अभी वर्क डन निकालना है ना, तो मैंने बोला वर्क डन के लिए हम देख चुके हैं, वर्क डन में एक्सटर्नल किसके बराबर आता है, डेल्टा यू के बराबर आता है, कब, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब आप बताइए, इससे आपने ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया है आपने यहाँ पे रेस्ट पे रखा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितना, जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, उसका कंसेप्ट क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर, और वर्क डन बाय इंटरनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है ना, और वो किसके बराबर आएगा आपके पास, माइनस डेल्टा यू। मतलब इसका तो आंसर आएगा आपके पास में डेल्टा यू, और इसका आंसर कितना आएगा, माइनस डेल्टा यू। तो सवाल में सिर्फ यू निकालना है तो काम हो जाएगा। तो हम सवाल को मिटा देते हैं, अब हम सवाल को सोल्व करते हैं। मुझे समझ में आ गया भाई करना क्या है, मुझे पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो आएगा वो तो आएगा डेल्टा यू, जो पहले का आंसर था, और सेकंड सवाल का जो आंसर था वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक वो कितना है, माइनस डेल्टा यू। मतलब एक का जो आंसर आ जाएगा दूसरा उसका जस्ट नेगेटिव होगा। तो कर लेते हैं यार, करते आ जाओ। सर इनिशियल पोटेंशियल निकालते हैं, इनिशियल पोटेंशियल निकालने में हेल्प कर, एक पेयर कितना आया, के क्यू स्क्वायर बाय ए, सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, सेम ऐसे, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, तो 4 लिखिए यहाँ पे। फिर आप डायगोनल वाले कवर कीजिए, डायगोनल वाले कवर करें तो ऐसा होगा आपके पास कितना है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 2a, ऐसा ही आएगा आपके पास। और ऐसे कितने पेयर है, 2 पेयर है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, तो ये इनिशियल आ गया। अब फाइनल लिख दीजिए आप। फाइनल अगर आप लिखेंगे तो पहले तो आप ये वाले कर लीजिए, ये डायगोनल वाले, ये 4 पेयर है ना, एक तो ये वाला पेयर हो गया, एक ये वाला पेयर हो गया, पहले इन दोनों का लिख लीजिए। तो कितना है आपके पास, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, 2r, डिवाइड बाय 2r, और ऐसे 2 पेयर है तो 2 कर दिया, ठीक है। फिर आप साइड वाले चलिए, साइड में कौन से पेयर है, ये वाला 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर और ये 4 पेयर। तो इसमें अगर आप कहेंगे तो कितनी आएगी टर्म्स आपके पास, दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ये कितना है, रूट 2 है ना, रूट 2a से कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। इतना चमक रहा है आपको। फिर आप चेंज इन पोटेंशियल निकाल लीजिए, तो डेल्टा यू कितना आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय आर प्लस 2 रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए। कितना सही, माइनस लगाते हैं यहाँ पे, माइनस लगाते हैं यहाँ पे कितना बनेगा, 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए, और यहाँ पे अगर देखें तो माइनस रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए। अब आप देखिए क्या क्या कट रहा है, तो इन दोनों से अगर आप देखें तो कितना बनेगा, माइनस 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए, इन दोनों टर्म से, और इससे अगर आप देखें तो कितना बनेगा, दैट इज रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए। इतना सही है यहाँ पे आपके पास। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो जो डेल्टा यू आया, डेल्टा यू आया वो कितना आया आपके पास, के क्यू स्क्वायर बाय ए को बाहर निकाल लीजिए, कितना आया, रूट 2 माइनस 3। तो अगर आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो कितना आएगा आपके पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल का जो कॉन्फ़िगरेशन आया दैट इज के क्यू, वो तो यही आंसर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर आएगा। और अगर आप बात करें वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव या फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपसे पूछा गया, तो वो कितना है आपके पास, के क्यू स्क्वायर बाय ए मल्टीप्लाई, बस जस्ट इसका माइनस कर दिया, समझ में आ रहा है। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक है जो सेकंड सवाल में पूछा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सिंपल सा सवाल, कभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछ रहा है, कभी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछ रहा है, तो आपको किसकी हेल्प लेनी है, पोटेंशियल एनर्जी की। आप चेंज इन पोटेंशियल निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, आप इसको छाप लीजिए। सवाल क्या है आपके पास, सवाल में बोला गया कि एक रिंग है, ठीक है, और रिंग पे हमने ऐसे क्यू चार्ज दे रखा है, रिंग पे क्यू चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, क्यू चार्ज है। तो हमने सवाल लिख दिया, रिंग हैविंग चार्ज कैपिटल Q एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, और ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है ना आपके पास। फिर आपको बोला गया इस r की कुछ वैल्यू रखते क्या, हम इसके लिए √3r रख लेते, कितने रखते हैं, √3r। फिर हम बोलते हैं ए स्मॉल चार्ज पार्टिकल, ए स्मॉल चार्ज पार्टिकल have mass m, charge minus q, is placed as shown in figure, is placed as shown in figure. Find its velocity, find its velocity when it reach at center of ring. सवाल क्या है आपके पास, आपने यहां से इस पार्टिकल को छोड़ा, यहां से आपने पार्टिकल छोड़ा, और ये पार्टिकल कहां पे आएगा आपके पास, सेंटर के पास आएगा, और यहां छोड़ा मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो आपसे बोला गया जब ये इसके सेंटर पे पहुंच जाता है तब इस क्यू चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें निकालना है, क्लियर। तो अब हम कैसे करें यार इस सवाल को, तो आपको यहां से यहां पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी निकालना है। तो पहले तो आपने जितना पढ़ा है उसके साथ साथ ट्राई कीजिए,
ये सवाल वैसे आप ढंग से ट्राई करें, सवाल हो जाएगा, फिर हम इसे खुद अटेम्प्ट करके देखेंगे। तो आप इस सवाल को एक बार अटेम्प्ट कीजिए। किया जाए सवाल को। तो मैंने बोला इस सिस्टम के अंदर जो एफ एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल जीरो है कि नॉन जीरो, पहले आप ये बताओ। एफ एक्सटर्नल जीरो है कि नॉन जीरो है? तो ये डिपेंड करता है सर आप किसको सिस्टम मान रहे हैं। हम किसको सिस्टम मान रहे हैं? रिंग और इस चार्ज को सिस्टम मान रहे हैं। तो अगर आप देखें तो रिंग पे एक एक्सटर्नल फोर्स है तो फिक्स करके रखा हुआ है, अपने आप तो रिंग फिक्स नहीं रहेगी ना, अपने आप इसको रिंग को थोड़ा दोनों मूव करेंगे एक साथ। तो मैंने बोला एफ एक्सटर्नल आपके पास कितना है? नॉन जीरो है। एफ एक्सटर्नल आपके पास नॉन जीरो है, पर वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल जीरो है। क्यों? क्योंकि आपने रिंग को पकड़ के रख रखा है, आप इस फोर्स से चला रहे नहीं है। तो एफ एक्सटर्नल आपके पास में नॉन जीरो है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना है? जीरो। अगर जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो आप क्या लगा सकते हैं? आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपके पास? दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये आपके पास सेटअप है। तो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आप देखिए इनिशियल ये तो फिक्स था, ये तो मूव ही नहीं करेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो, बिकॉज आपने रेस्ट से छोड़ा है, तो ये टर्म कितनी बन गई? जीरो। अब जो नई चीज है वो ये है कि इस रिंग और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें? क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल फॉर्मूला के क्यू डिवाइड बाय आर। अगर दो पॉइंट चार्ज हो आपके पास, दो अगर पॉइंट चार्ज होता है यही फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू है। अब आप रिंग पे देखिए, रिंग पे अगर आपके पास में यहाँ पे क्या, रिंग पे मतलब डिफरेंट पॉइंट्स में है आपके पास चार्जेस ना, तो एक गिवन पॉइंट पे नहीं है। अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके पास चार्जेस हैं तो आप देखिए रिंग ऐसे कुछ यहाँ पे है ना, एक्सिस ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ एक्सिस हो गया ना। इस वाले पॉइंट की आप हर एक चार्ज से दूरी देखिए, सेम दूरी है। मतलब ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी रिंग के ऊपर कोई पॉइंट से अगर आप दूरी देख रहे होंगे वो सेम दिखाई दे रही है आपको। ये हर एक पॉइंट से यही दूरी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे dq है, पर आप सभी चार्जेस से दूरी आपके पास में सेम है, तो आप इस रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं वो कितनी लिख सकते हैं? दैट विल बी के क्यू डिवाइड बाय आर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है? इतना। कब? इनिशियल। ये अपने आप में नया टॉपिक भी हो सकता था, मैं आपको ये भी दिखा सकता था पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए रिंग एंड ए चार्ज, पर मैंने सेपरेटली ना लिखा के सवाल में कवर किया है इसको। भाई साहब एक रिंग की वजह से आप यहाँ पे क्यू चार्ज अगर होगा तो उसकी पोटेंशियल ऐसे लिखी जाएगी के क्यू डिवाइड बाय ये वाला सेपरेशन, ये डिस्टेंस। तो आप इसको कहीं पे स्टैंडर्ड लिखा था, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है और इसकी दूरी कुछ एक्स है और दूरी कुछ आर है। तो ये सेपरेशन कितना आएगा आपके पास? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल है वो कितनी है? के क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल लिखनी आ गई आपको रिंग की वजह से। ठीक, अब आप देखिए, अब इसको फील कर लेना चाहिए, हर एक चार्ज की दूरी इतनी है आपके पास, तो ऐसा लिख दिया हमने। तो मैंने बोला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हुई माइनस के क्यू डिवाइड बाय 2r। ये चमकना चाहिए दोस्त, ये बढ़िया है। फाइनल में बताइए, फाइनल में ये कहां चला जाएगा? चार्ज पार्टिकल सेंटर पे चला जाएगा। अगर ये सेंटर पे चला जाएगा तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आ जाएगी? इसकी कुछ हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो निकालनी है, इसका मास कुछ m है। ठीक, और पोटेंशियल फाइनल बताइए कितना? तो अब आप देखिए इस रिंग के सेंटर पे चार्ज आ गया, रिंग के सेंटर पे कितना? माइनस क्यू, और यहाँ पे क्यू है। ये चार्ज चलते चलते यहाँ पहुंच गया। तो अब इस वाले चार्ज की दूरी हर एक चार्ज से कितनी बची? सिर्फ r बची। तो पोटेंशियल कितनी आई? के क्यू डिवाइड बाय आर। ठीक, अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। अगर आप इसे सोल्व करें तो कितना बनेगा? के क्यू डिवाइड बाय 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। 2 ने 2 को मार दिया और जो वेलोसिटी आई दोस्त तेरे पास वो कितनी आ गई? वेलोसिटी आ रही है के क्यू डिवाइड बाय एम आर का रूट। सवाल खत्म। तो सवाल ठीक था, आपको एक रिंग की वजह से पोटेंशियल लिखनी आनी चाहिए। ये अपने आप में थ्योरेटिकल भी ले सकते हैं आप इस सवाल को, बिकॉज एक रिंग और एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे लिखते हैं वो हमने इस सवाल के अंदर देखा। क्लियर? तो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा सवाल पे, फिर हम आगे चलते हैं।